शुरू करते हैं आज हम लोग एक नया चैप्टर एनाटॉमी ऑफ फ्लावरिंग प्लांट। ठीक है, तो इसमें क्या करना है कि जितना भी चीज़ हम साइड में लिखेंगे वो सब आपको भी साइड में लिखते जाना है, जिससे होगा कि रिवीजन करने में आसानी होगी। ठीक है, तो शुरू किया जाए। You can very easily see the structural similarities and variation in the external morphology of the larger or living organism। बहुत आसानी से हम लोग एक्सटर्नल मॉर्फोलॉजी में डिफरेंस या सिमिलैरिटी को देख पाते हैं अलग अलग ऑर्गेनिज्म में। जैसे कि लायन का एक्सटर्नल मॉर्फोलॉजी क्या है, बाहर से वो कैसा दिखता है। मैंगो ट्री का एक्सटर्नल मॉर्फोलॉजी कैसा है, बाहर से कैसा दिखता है, वो हम आसानी से हम लोग देख सकते हैं हर एक प्लांट का, हर एक एनिमल का, बोथ प्लांट एंड एनिमल। सिमिलरली इफ़ वी वर टू स्टडी द इंटरनल स्ट्रक्चर, अगर हमको इंटरनल स्ट्रक्चर के बारे में पढ़ना है, वन अल्सो फाइंड सेवरल सिमिलैरिटीज एज वेल एज डिफरेंसेज। तो हम अगर इंटरनल स्ट्रक्चर अलग अलग ऑर्गेनिज्म में पढ़ेंगे तो हमको बहुत सारे ऑर्गेनिज्म में सिमिलैरिटीज भी मिलेगा और बहुत सारा डिफरेंसेज भी मिलेगा। दिस चैप्टर इंट्रोड्यूसेस यू टू इंटरनल स्ट्रक्चर, और इस चैप्टर में हमको किसके बारे में पढ़ना है, इंटरनल स्ट्रक्चर। एनाटॉमी का मतलब ही होता है स्टडी ऑफ इंटरनल स्ट्रक्चर। ठीक है, उसके बाद लिखा हुआ है प्लांट हैव सेल एज द बेसिक यूनिट। प्लांट के पास सेल ही होता है सबसे बेसिक यूनिट। सेल्स आर ऑर्गेनाइज इनटू टिश्यू, सेल से क्या बना, टिश्यू। एंड इंटर्न टिश्यू आर ऑर्गेनाइज टू ऑर्गन, और टिश्यू से क्या बन गया, ऑर्गन बन गया। डिफरेंट ऑर्गन इन अ प्लांट शो डिफरेंसेस इन देयर इंटरनल स्ट्रक्चर, और डिफरेंट अलग अलग ऑर्गन जो है उनका इंटरनल स्ट्रक्चर जो है सो अलग अलग होता है। Within angiosperm, the monocot and the dicot also seem to be anatomically different। और एंजियोस्पर्म के अंदर मोनोकॉट प्लांट एंड डाइकोट प्लांट, उनके अंदर में इंटरनल स्ट्रक्चर क्या होता है, बहुत ज़्यादा डिफरेंट होता है। ठीक है, अब आते हैं हम लोग नेक्स्ट पॉइंट पे। नेक्स्ट क्या लिखा हुआ, द इंटरनल स्ट्रक्चर ऑल्सो शो एडेप्टेशन टू डाइवर्स इन्वायरमेंट। और इसको हम लोग साइड में कहीं पे लिखेंगे, इसको लिखिए इंटरनल स्ट्रक्चर, इंटरनल स्ट्रक्चर, internal structure also show adaptations to diverse environment। इंटरनल स्ट्रक्चर क्या शो कर रहा है, एडेप्टेशन शो कर रहा है डाइवर्स। मतलब ये बताना क्या, ये लाइन से क्या समझे कि इंटरनल स्ट्रक्चर शो कर रहा है एडेप्टेशन टू डाइवर्स इन्वायरमेंट, मतलब कि जैसा इंटरनल स्ट्रक्चर होगा उसी हिसाब से अडेप्ट कर पाएंगे अलग अलग इन्वायरमेंट में। ठीक है, कि जिस जिस हिसाब से आपका इंटरनल स्ट्रक्चर है कि आप हार्श इन्वायरमेंट में रह सकते हैं कि नहीं, तो वो इंटरनल स्ट्रक्चर ही डिसाइड करेगा कि आपका इंटरनल स्ट्रक्चर कैसा है। आप ड्राई एरिया में प्लांट सर्वाइव कर सकता है कि नहीं, तो उसका इंटरनल स्ट्रक्चर कैसा है वो डिसाइड करेगा उसको। ठीक है, अब आगे बात करते हैं। आगे क्या लिखा हुआ है, वी वर डिस्कसिंग टाइप ऑफ टिश्यू बेस्ड ऑन टाइप ऑफ सेल प्रेजेंट। ठीक है, कि किस प्रकार से सेल प्रेजेंट है उसी प्रकार का टिश्यू होगा। लेट अस नाउ कंसीडर हाउ टिश्यू वेरी डिपेंडिंग ऑन देयर लोकेशन इन प्लांट बॉडी। देयर स्ट्रक्चर एंड फंक्शन वुड ऑल्सो भी डिपेंडेंट ऑन लोकेशन। टिश्यू का जो है स्ट्रक्चर एंड फंक्शन वुड ऑल्सो भी डिपेंडेंट ऑन देयर लोकेशन। तो इसको लिखेंगे कि structure and function of tissue is dependent on its location। structure and function of tissue, structure and function of tissue is dependent on its location। एक टिश्यू का स्ट्रक्चर क्या है और उसका फंक्शन क्या है, वो किस चीज़ पे डिपेंडेंट है, वो उसके लोकेशन पे डिपेंडेंट है कि किस जगह पे वो प्रेजेंट है प्लांट बॉडी में, किस जगह पे, ये सबसे ऊपर में प्रेजेंट है या लेटरल साइड में प्रेजेंट है या सबसे बॉटम में प्रेजेंट है, तो वही डिसाइड करेगा उसका स्ट्रक्चर को और उसका फंक्शन को। समझ गए बात को, कि टिश्यू का स्ट्रक्चर एंड फंक्शन को डिसाइड कौन किया, कि किस लोकेशन में वो प्रेजेंट है। ठीक है, आगे बात करेंगे। On the basis of their structure and location, there are 3 types of tissue system। और स्ट्रक्चर और लोकेशन के बेसिस पे 3 तरह का टिश्यू सिस्टम है। तो यहाँ पे लिखिए on the basis of structure and location, 3 type of tissue system, 3 type of टिश्यू। स्ट्रक्चर और लोकेशन के बेसिस पे
तीन तरह का टिश्यू सिस्टम है हमारे पास, और वो तीन तरह का टिश्यू सिस्टम क्या है? तीन तरह का टिश्यू सिस्टम है हमारे पास। दीज आर एपिडर्मल टिश्यू सिस्टम, ग्राउंड और फंडामेंटल टिश्यू सिस्टम, एंड वैस्कुलर और कंडक्टिंग टिश्यू सिस्टम। तो ये तीन टिश्यू सिस्टम किस बेसिस पे है? वो बेसिस है उनका लोकेशन के बेसिस पे, ऑन द बेसिस ऑफ स्ट्रक्चर के बेसिस पे और लोकेशन के बेसिस पे हमारे पास तीन तरह का टिश्यू सिस्टम है। वो तीन तरह का टिश्यू सिस्टम क्या है? पहला नंबर में है एपिडर्मल टिश्यू सिस्टम, एपिडर्मल टिश्यू सिस्टम हो गया। दूसरा नंबर है हमारे पास ग्राउंड टिश्यू सिस्टम, ग्राउंड टिश्यू सिस्टम, और तीसरा नंबर है हमारे पास वैस्कुलर टिश्यू सिस्टम, वैस्कुलर टिश्यू। इसी को हम लोग कंडक्टिंग टिश्यू भी बोल सकते हैं। तो ये किस बेसिस पे है? ऑन द बेसिस ऑफ स्ट्रक्चर एंड लोकेशन के बेसिस पे तीन तरह का टिश्यू सिस्टम है हमारे पास, एपिडर्मल टिश्यू सिस्टम, ग्राउंड टिश्यू सिस्टम एंड वैस्कुलर टिश्यू सिस्टम। आगे बात करते हैं हम लोग, इस तरह से हम लोग तीनों टिश्यू सिस्टम को पढ़ेंगे। तो पहला नंबर शुरू करते हैं हम लोग एपिडर्मल टिश्यू सिस्टम के बारे में, ठीक है। तो एपिडर्मल टिश्यू सिस्टम फॉर्म्स द आउटर मोस्ट कवरिंग ऑफ द होल प्लांट बॉडी। जितना प्लांट बॉडी होता है उनका आउटर मोस्ट में जो टिश्यू प्रेजेंट है वो कौन सा टिश्यू है? एपिडर्मल टिश्यू सिस्टम है। कंप्राइजेज एपिडर्मल सेल्स, स्टोमाटा एंड द एपिडर्मल अपेंडेजेस। और एपिडर्मल टिश्यू सिस्टम में होता क्या क्या है? एपिडर्मल टिश्यू सिस्टम में होता है एपिडर्मल सेल्स होता है, स्टोमाटा होता है एंड एपिडर्मल अपेंडेजेस होता है, दैट इज ट्राइकोम्स एंड हेयर। तो यहाँ पे लिखिएगा एपिडर्मल टिश्यू सिस्टम कंप्राइजेज, साथ में आप लोग लिखते चलिए, एपिडर्मल टिश्यू सिस्टम कंप्राइजेज। क्या क्या कंप्राइज करता है? पहला नंबर में हो गया एपिडर्मल सेल्स, एपिडर्मल सेल्स। दूसरा नंबर में हो गया स्टोमाटा, और तीसरा नंबर में हो गया एपिडर्मल अपेंडेजेस। और एपिडर्मल अपेंडेजेस में क्या क्या आता है? ट्राइकोम्स एंड हेयर्स, ट्राइकोम्स एंड हेयर्स, ठीक है यहाँ तक। चलिए आगे बनते हैं। आगे क्या लिखा हुआ? Stomata and the epidermal appendages, trichomes and hair. The epidermis is the outermost layer of the primary plant body. प्राइमरी प्लांट बॉडी का आउटरमोस्ट लेयर कौन सा है? एपिडर्मिस। इट इज मेड अप ऑफ इलोंगेटेड कॉम्पैक्टली अरेंज सेल्स विच फॉर्म अ कंटिन्यूअस लेयर। एपिडर्मिस इज यूजुअली सिंगल लेयर। एपिडर्मिस कितना लेयर है? सिंगल लेयर है। एपिडर्मल सेल्स आर पैरेन्काइमेटस। एपिडर्मल सेल्स जो है किससे बना है? पैरेन्काइमा सेल से बना है। पैरेन्काइमेटस मतलब एक लिविंग टिश्यू का है। पैरेन्काइमेटस कैसा टिश्यू है? लिविंग टिश्यू है। पैरेन्काइमेटस विथ स्मॉल अमाउंट ऑफ साइटोप्लाज्म लाइनिंग द सेल वॉल एंड अ लार्ज वैक्यूल प्रेजेंट है। द आउटसाइड ऑफ द एपिडर्मिस इज ऑफन कवर्ड बाय अ वैक्सी थिक लेयर कॉल्ड क्यूटिकल। एपिडर्मिस के बाहर एक और लेयर प्रेजेंट है, उसको क्या बोल रहे हैं? क्यूटिकल बोला जा रहा है, जो कि कैसा नेचर का है? वैक्सी नेचर का है। विच प्रिवेंट द वाटर लॉस। वो प्रिवेंट किससे कर रहा है? पानी को बचा रहा है, प्रिवेंट कर रहा है इवापोरेशन होने से। समझ गए बात को? ट्रांसपिरेशन होने नहीं दे रहा। द आउटसाइड ऑफ द एपिडर्मिस इज ऑफन कवर्ड विद अ वैक्सी थिक लेयर। किससे कवर्ड है? एक वैक्सी थिक लेयर से कवर्ड है। उस थिक लेयर को क्या बोले हम लोग? क्यूटिकल बोले। वो कर क्या रहा है? वो प्रिवेंट कर रहा है, वाटर लॉस से बचा रहा है। ठीक है यहाँ तक? क्यूटिकल। क्यूटिकल इज एब्सेंट इन रूट। रूट में क्यूटिकल क्या है? एब्सेंट है। तो यहीं पे कहीं लिखिएगा क्यूटिकल इज एब्सेंट इन रूट। कहाँ पे लिख दे? इसको जगह बना के लिख देते हैं यहाँ पे। देखिए क्यूटिकल इज एब्सेंट इन रूट, क्यूटिकल इज एब्सेंट इन रूट्स। रूट्स में क्यूटिकल क्या है? एब्सेंट है। ठीक है, बात करते हैं आगे। क्यूटिकल इज एब्सेंट इन रूट में एब्सेंट है। ठीक है। स्टोमाटा आर स्ट्रक्चर प्रेजेंट इन द एपिडर्मिस ऑफ द लीफ। स्टोमाटा कहाँ पे प्रेजेंट होता है? लीफ के एपिडर्मिस में प्रेजेंट होता है। स्टोमाटा रेगुलेट द प्रोसेस ऑफ ट्रांसपीरेशन एंड गैसियस एक्सचेंज। स्टोमाटा से होता क्या है? ट्रांसपीरेशन होता है और गैसियस एक्सचेंज होता है। ईच स्टोमाटा इज कंपोज्ड ऑफ टू बीन शेप्ड सेल कॉल्ड गार्ड सेल उसको बोलते हैं। जैसे कि यहाँ पे ये है, इसी को बोलते हैं गार्ड सेल हो गया। इस तरह से दो तो बीन शेप्ड सेल, इसको हम लोग क्या बोल रहे हैं? गार्ड सेल। विच इनक्लोजेज द स्टोमाटल पोर। ठीक है, स्टोमाटल पोर कौन सा हो गया? ये वाला ओपनिंग को बोलते हैं स्टोमाटल पोर बोला जाता है। फिर बात करेंगे आगे। इन ग्रासेस द गार्ड सेल आर डम्बल शेप। और ये इंपॉर्टेंट है
कि ग्रास में गार्ड सेल का शेप कैसा होता है, डम्बल शेप। लिखिए यहाँ पे, इन ग्रासेस, एग्जाम में ये पूछा होगा, ग्रासेस, इन ग्रासेस गार्ड सेल इज डम्बल्ड शेप, डम्बल्ड शेप। डम्बेल लिखा हुआ, डम्बेल शेप, डम्बेल। इन ग्रासेस गार्ड सेल इज डम्बेल शेप, ठीक है। द आउटर वॉल ऑफ द गार्ड सेल अवे फ्रॉम द स्टोमाटल पोर आर थिन। अब किसके बारे में बोल रहा है कि ये जो गार्ड सेल है, देखिए ये जो पूरा स्ट्रक्चर है, ये इसको पूरा गार्ड सेल बोल रहे हैं। अब इस गार्ड सेल का ये जो आउटर वॉल है ना, ये थिन होता है और इनर वॉल कैसा होता है, थिक होता है। याद रखना कि गार्ड सेल का आउटर वॉल, ये वाला वॉल कैसा होता है, थिन होता है, और ये वाला वॉल कैसा होता है, थिक होता है। तो वही लिखा हुआ है यहाँ पे, द आउटर वॉल ऑफ द गार्ड सेल अवे फ्रॉम द स्टोमाटल पोर। मतलब कि ये जो गार्ड सेल का आउटर वॉल है, कहाँ से, स्टोमाटल पोर तो ये हो गया, और इससे दूर में ये जो सेल प्रेजेंट, ये जो लाइनिंग प्रेजेंट है, ये कैसा है, थिन है, और ये वाला लाइनिंग कैसा है, थिक है, ठीक है। थिन एंड द इनर वॉल टुवर्ड्स द स्टोमाटल पोर, और इनर वॉल, ये इनर वॉल स्टोमाटल पोर के तरफ है, और इसका लाइनिंग कैसा है, थिक है, ठीक है, हाईली थिकन्ड। द गार्ड सेल पोजेज क्लोरोप्लास्ट एंड रेगुलेट द ओपनिंग एंड क्लोजिंग ऑफ द स्टोमाटा। गार्ड सेल में क्या प्रेजेंट है, क्लोरोप्लास्ट प्रेजेंट है, और वो ओपनिंग किस चीज़ को कर रहा है, स्टोमाटा का क्लोजिंग एंड ओपनिंग कौन कर रहा है, गार्ड सेल कर रहा है। समटाइम्स, क्या लिखा हुआ है, समटाइम्स अ फ्यू इपिडर्मल सेल्स इन द विसिनिटी ऑफ द गार्ड सेल। जैसे कि ये गार्ड सेल है, अब गार्ड सेल के अराउंड में कुछ इपिडर्मल सेल जो है ना, वो ट्रांसफॉर्म हो गया। क्यों, क्योंकि गार्ड सेल के रहने के, यहाँ पे गार्ड सेल के सामने है ना, सब गार्ड सेल के पास रखा हुआ है, तो इसका नाम अब बन गया सब्सिडरी सेल। क्या नाम बन गया, सब्सिडरी सेल। क्या लिखा हुआ है, सम टाइम अ फ्यू इपिडर्मल सेल इन द विसिनिटी ऑफ द गार्ड सेल, कि गार्ड सेल के आसपास रहने के कारण ये भी जो है सो अपने आप में ट्रांसफॉर्मेशन कर लिया, और उस सेल का नाम क्या पड़ा, सब्सिडरी सेल। एक्चुअली में ये कौन सा सेल है, इपिडर्मल सेल है, बट गार्ड सेल के नियर में रहने से इनका भी ट्रांसफॉर्मेशन हो गया, और उस सेल का नाम क्या पड़ा, सब्सिडरी सेल, ठीक है। आगे क्या लिखा हुआ, सी इपिडर्मल सेल्स इन द विसिनिटी ऑफ द गार्ड सेल बिकम स्पेशलाइज्ड इन देयर शेप एंड साइज एंड आर नोन एज सब्सिडरी सेल। ये जो इपिडर्मल सेल ही है, बट ये अपने आप में ट्रांसफॉर्म कर लिया साइज एंड शेप में, और उसका अब नाम क्या पड़ा, सब्सिडरी सेल नाम पड़ा, ठीक है। द स्टोमाटल अपर्चर गार्ड सेल आर the stomatal aperture, guard cell and the surrounding subsidiary cell are together called stomatal apparatus बोला जाता है। जैसे कि देखिए, ये स्टोमाटल अपर्चर हो गया, द गार्ड सेल ये हो गया गार्ड सेल, और द सराउंडिंग सब्सिडरी सेल, ये जो सब्सिडरी सेल है, ये वाला जो दिख रहा है, ये सब्सिडरी सेल, इसको टुगेदर एक साथ में क्या बोल रहे हैं, स्टोमाटल apparatus। तो ये एग्जाम में पूछा हुआ है कि स्टोमाटल apparatus कंसिस्ट ऑफ, स्टोमाटल apparatus में क्या क्या है, तो पहला नंबर जाएगा स्टोमाटल अपर्चर है, दैट इज ये स्टोमाटल अपर्चर, फिर गार्ड सेल है, एंड दी सराउंडिंग सब्सिडरी सेल है। तो यहाँ पे कहीं पे लिखिए स्टोमाटल apparatus कंसिस्ट ऑफ, स्टोमाटल apparatus कंसिस्ट ऑफ, स्टोमाटल apparatus में है क्या क्या, कंसिस्ट ऑफ, पहला नंबर पॉइंट लिखेंगे स्टोमाटल अपर्चर, स्टोमाटल अपर्चर, स्टोमाटल अपर्चर, ठीक है। दूसरा नंबर में लिखिए गार्ड सेल, गार्ड सेल, और तीसरा नंबर में लिखिए सब्सिडरी सेल, सब्सिडरी सेल। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये, एग्जाम में ये पूछा हुआ है, ठीक है। चलिए, स्टोमाटल अपर्चर कंसिस्ट ऑफ स्टोमाटल अपर्चर, गार्ड सेल एंड सब्सिडरी सेल, तीन चीज़ है स्टोमाटल apparatus में, ठीक है। आगे बढ़ते हैं, आगे क्या लिखा हुआ है, यहाँ तक हो गया बात। और इस फिगर में ये तो ग्रास का ये गार्ड सेल है, डम्बल शेप है, ये ग्रास का है, ठीक है।
द सेल्स ऑफ द इपिडर्मिस बियर अ नंबर ऑफ हेयर। इपिडर्मिस के सेल में बहुत सारा क्या प्रेजेंट होता है, हेयर्स प्रेजेंट होता है। द रूट हेयर आर यूनिसेलुलर इलोंगेशन ऑफ द इपिडर्मल सेल एंड हेल्प एब्जॉर्ब वाटर एंड मिनरल्स फ्रॉम द soil. On the stem, the epidermal hair are trichomes. The trichomes in the shoot system are usually multicellular. They may be branched or unbranched and soft and stiff. They may even be secretory. The trichomes help in preventing water loss due to the transpiration. तो इसका हम डिफरेंस लिख सकते हैं, एक साइड में लिखिए रूट हेयर और एक तरफ में लिखिए ट्राइकोम्स। यहाँ पे लिख देते हैं रूट हेयर, एक तरफ लिखिए ट्राइकोम्स, रूट हेयर एंड ट्राइकोम्स। इसमें पहला पॉइंट क्या जाएगा, ये यूनिसेलुलर है, ये मल्टीसेलुलर है, ठीक है। उसके बाद नेक्स्ट पॉइंट क्या लिख सकते हैं हम लोग, रूट हेयर यूनिसेलुलर एपिडर्मल सेल हेल्प एब्जॉर्ब वाटर एंड मिनरल। इसमें लिखिएगा सेकंड पॉइंट, एब्जॉर्ब वाटर एंड मिनरल, वाटर एंड एब्जॉर्ब वाटर एंड मिनरल को एब्जॉर्ब कर सकता है, ठीक है। ऑन स्टेम ऑफ एपिडर्मल हेयर आर कॉल्ड ट्राइकोम्स, एब्जॉर्ब वाटर मिनरल ऑन द स्टेम। अच्छा, ये प्रेजेंट कहाँ पे रहता है, रूट हेयर, तो रूट से ही पता है कि रूट में प्रेजेंट है। ट्राइकोम्स प्रेजेंट कहाँ पे रहता है, प्रेजेंट ऑन स्टेम, प्रेजेंट ऑन स्टेम में प्रेजेंट रहता है, ठीक है। ट्राइकोम्स शूट सिस्टम आर यूजुअली ये मल्टी सेलुलर में भी ब्रांच्ड और अनब्रांच्ड। तो इसमें लिखिएगा ब्रांच्ड, ब्रांच्ड और अनब्रांच्ड, ठीक है। ब्रांच्ड और अनब्रांच्ड, सॉफ्ट एंड स्टिफ भी लिख सकते हैं, ये सब पॉइंट आ सकता है एग्जाम में, सॉफ्ट और स्टिफ हो सकता है। दे में इवन बे सिक्रेटरी भी लिख दीजिए, मे भी सिक्रेटरी लिख दीजिए, मे भी सिक्रेटरी मतलब ये सिक्रीशन भी कर सकता है कुछ सब्सटेंस का। हेल्प इन प्रिवेंटिंग वाटर लॉस ड्यू टू ट्रांसपिरेशन, और इसका मोस्ट इंपॉर्टेंट पॉइंट यही है कि प्रिवेंट वाटर लॉस, प्रिवेंट वाटर लॉस ड्यू टू ट्रांसपिरेशन, ड्यू टू ट्रांसपीरेशन। ये इंपॉर्टेंट पॉइंट है, इसका सबसे मोस्ट इंपॉर्टेंट पॉइंट यही है, इट प्रिवेंट वाटर लॉस ड्यू टू ट्रांसपिरेशन। कौन प्रिवेंट कर रहा है वाटर लॉस को, ट्राइकोम्स जो है सो वाटर लॉस से प्रिवेंट कर रहा है। यूनिसेलुलर है रूट हेयर, ट्राइकोम्स कैसा है, मल्टी सेलुलर। रूट हेयर क्या कर रहा है, एब्जॉर्व कर रहा है, वाटर एंड मिनरल्स को एब्जॉर्व कर रहा है। उसके बाद ट्राइकोम्स प्रेजेंट कहाँ पे है, ट्राइकोम्स स्टेम में प्रेजेंट है। ट्राइकोम्स होता कैसा है, ब्रांच्ड और अनब्रांच्ड होता है। ट्राइकोम्स कैसा है, सॉफ्ट एंड स्टिफ है। ट्राइकोम्स सिक्रीटरी भी हो सकता है, और ट्राइकोम्स जो है सो प्रिवेंट कर रहा है वाटर लॉस ट्रांसपिरेशन से, ट्रांसपिरेशन से पानी का लॉस से वो बचा रहा है, ठीक है। अब बात करेंगे, ये हमारा एक टिश्यू सिस्टम खत्म हुआ, कौन सा टिश्यू सिस्टम खत्म हुआ, एपिडर्मल टिश्यू सिस्टम। नेक्स्ट टिश्यू सिस्टम पे आते हैं हम लोग, ग्राउंड टिश्यू सिस्टम पे, या फिर फंडामेंटल टिश्यू सिस्टम भी इसको बोला जाता है। ग्राउंड टिश्यू सिस्टम में देखिए क्या लिखा हुआ है, ऑल टिश्यू एक्सेप्ट एपिडर्मिस एंड वेस्कुलर बंडल कंस्टिट्यूट द ग्राउंड टिश्यू। ग्राउंड टिश्यू किसको बोलेंगे, सारा टिश्यू, जितना भी तरह का प्लांट में टिश्यू है, सारा टिश्यू ग्राउंड टिश्यू ही है, लेकिन उसमें से सिर्फ दो टिश्यू को हटा दिया जाएगा, वेस्कुलर बंडल से एंड एपिडर्मिस को हटा दिया जाएगा। तो सारा टिश्यू क्या, अब सारा टिश्यू को क्या बोल देंगे, ग्राउंड टिश्यू सिस्टम। ऑल टिश्यू एक्सेप्ट एपिडर्मिस, एपिडर्मिस को छोड़ करके और वेस्कुलर बंडल को छोड़ करके, दैट इज जाइलम फ्लोएम को छोड़ करके सारा टिश्यू क्या कहलाएगा, ग्राउंड टिश्यू। याद रखना है इसको कि ऑल टिश्यू एक्सेप्ट एपिडर्मिस एंड वेस्कुलर बंडल, उसको हम लोग क्या बोलते हैं, ग्राउंड टिश्यू सिस्टम। इट कंसिस्ट ऑफ सिंपल टिश्यू, ठीक है, इसमें सिंपल टिश्यू भी प्रेजेंट है, सच एज पेरेन्काइमा, कोलेनकाइमा, स्क्लेरेन्काइमा, ये भी इसमें है। पेरेन्काइमेटस सेल्स आर यूजुअली प्रेजेंट इन कॉर्टेक्स। पेरेन्काइमेटस कहाँ पे प्रेजेंट होता है, यूजुअली हमारे पास कॉर्टेक्स में प्रेजेंट होता है, अभी देखेंगे इसके बारे में। पेरीसाइकल, पिथ, मेडुलरी रेज इन द प्राइमरी स्टेम एंड रूट्स। इन लीफ द ग्राउंड टिश्यू कंसिस्ट ऑफ थिन वॉल्ड क्लोरोप्लास्ट containing cells and is called mesophyll। और लीफ में ग्राउंड टिश्यू कौन सा ग्राउंड टिश्यू प्रेजेंट है, उसका नाम है मेसोफिल नाम है। तो याद रखेंगे एक बात कि ग्राउंड टिश्यू सिस्टम होता क्या है, वैसा टिश्यू सिस्टम, मतलब ग्राउंड टिश्यू सिस्टम में कौन सा टिश्यू आता है, ऑल द टिश्यू एक्सेप्ट एपिडर्मिस एंड वेस्कुलर बंडल, मतलब दो टिश्यू को छोड़ करके सारा टिश्यू कौन सा है, ग्राउंड टिश्यू सिस्टम के अंडर में आता है।
ऑल टिश्यू एक्सेप्ट इपिडर्मिस एंड वेस्कुलर बंडल, उसको हम लोग क्या बोलते हैं, ग्राउंड टिश्यू सिस्टम। ठीक है, बात करेंगे आगे ग्राउंड टिश्यू सिस्टम में है क्या क्या। इसमें पेरेन्काइमा है, कोलेनकाइमा है, स्क्लेरेनकाइमा है। पेरेन्काइमेटा सेल यूजुअली प्रेजेंट कहाँ पे होता है, कॉर्टेक्स में होता है, पेरिसाइकिल में होता है, पिथ में होता है, मेडुलरी, ये सब अभी आएगा। इन द प्राइमरी स्टेम एंड रूट में प्रेजेंट है। इन लीफ में कौन सा ग्राउंड टिश्यू सिस्टम प्रेजेंट है, उसका नाम है मेसोफिल। लीफ इन लीफ द ग्राउंड टिश्यू कंसिस्ट ऑफ थिन वॉल्ड क्लोरोप्लास्ट कॉन्टेनिंग सेल एंड इज कॉल्ड मेसोफिल, और उसको हम लोग क्या बोल रहे हैं, मेसोफिल बोला जा रहा है। अब आते हैं हम लोग नेक्स्ट टिश्यू दैट इज वैस्कुलर टिश्यू सिस्टम के बारे में बात करते हैं। ठीक है, वैस्कुलर टिश्यू सिस्टम के बारे में हम लोग बात करते हैं। अब क्या लिखा हुआ है, द वैस्कुलर सिस्टम कंसिस्ट ऑफ कॉम्प्लेक्स टिश्यू द फ्लोएम एंड द जाइलम। वैस्कुलर टिश्यू में क्या क्या आता है, जाइलम PHOLEM, फ्लोएम एंड LOPHO, फ्लोएम है इसमें और जाइलम है। कौन सा टिश्यू प्रेजेंट है वैस्कुलर टिश्यू सिस्टम में, फ्लोएम एंड जाइलम प्रेजेंट है। द जाइलम एंड फ्लोएम टुगेदर कंस्टिट्यूट द वैस्कुलर बंडल। जाइलम एंड फ्लोएम को टुगेदर हम लोग क्या बोलते हैं, वैस्कुलर बंडल बोला जाता है। इन डाइकोटिलेडनस स्टेम, इन डाइकोटिलेडनस स्टेम क्या बोल रहा है, इन डाइकोटिलेडनस स्टेम कैम्बियम इज प्रेजेंट बिटवीन द फ्लोएम एंड द जाइलम। फ्लोएम एंड जाइलम के बीच में कैम्बियम प्रेजेंट है। कैम्बियम एक डिवाइडिंग टिश्यू है। कैम्बियम क्या है, एक डिवाइडिंग टिश्यू है। क्या बोला, इन डाइकोटिलेडनस स्टेम कैम्बियम इज प्रेजेंट बिटवीन फ्लोएम एंड जाइलम। फ्लोएम एंड जाइलम के बीच में क्या प्रेजेंट है, कैम्बियम। तो यहाँ पे कहीं लिखिए इन डाइकोट स्टेम कैम्बियम इज present, cambium is present between phloem and xylem, between phloem and जाइलम एंड फ्लोएम के बीच में एक टिश्यू प्रेजेंट है, उस टिश्यू का नाम क्या है, कैम्बियम। कैम्बियम कैसा टिश्यू है, कैम्बियम इज अ डिवाइडिंग टिश्यू। कैम्बियम कैसा टिश्यू होता है, जो डिवीजन करता है। ठीक है, आगे बात करते हैं। एंड सच वैस्कुलर बंडल बिकॉज ऑफ द प्रेजेंस ऑफ द कैम्बियम पोजेस द एबिलिटी टू फॉर्म सेकेंडरी जाइलम एंड द फ्लोएम टिश्यू। अब इसके डाइकोट के यहाँ स्टेम में क्या प्रेजेंट है, कैम्बियम प्रेजेंट है, जिसके कारण डाइकोट जो है वो सेकेंडरी जाइलम एंड सेकेंडरी फ्लोएम को बना सक रहा है। क्यों बना सक रहा है, क्योंकि यहाँ पे एक टिश्यू प्रेजेंट है जिसका नाम है कैम्बियम। कैम्बियम एक ऐसा टिश्यू है जो डिवीजन कर सकता हो, तो ये डिवाइड करके प्राइमरी जाइलम से सेकेंडरी जाइलम बना देगा, प्राइमरी फ्लोएम से सेकेंडरी फ्लोएम का फॉर्मेशन कर देगा। किस में, लेकिन सिर्फ डाइकोट में। इन डाइकोट स्टेम कैम्बियम इज प्रेजेंट बिटवीन फ्लोएम एंड द जाइलम। सच वैस्कुलर बंडल बिकॉज ऑफ द प्रेजेंस ऑफ कैम्बियम possess the ability to form secondary xylem and phloem। यहाँ पे याद रखना है, समझना है कि क्या बोल रहा है कि कैम्बियम होने के कारण इस जाइलम एंड फ्लोएम में क्या आ जा रहा है, एबिलिटी आ जा रहा है सेकेंडरी में जाने का। मतलब कि प्राइमरी से किस में जाने का, सेकेंडरी। अब प्राइमरी में डिवीजन कौन कर रहा है, कैम्बियम कर रहा है। कैम्बियम में डिवीजन होने का एबिलिटी है, तो डिवाइड करके वो प्राइमरी से सेकेंडरी टिश्यू में कन्वर्ट हो जा रहा है। ठीक है, तो किसके कारण हुआ, कैम्बियम के कारण हुआ। अब बात करेंगे आगे, यहाँ पे क्या लिखा हुआ, इन डाइकोटिलेडनस सिस्टम कैम्बियम इज प्रेजेंट बिटवीन फ्लोएम एंड द जाइलम। सच वैस्कुलर बंडल बिकॉज ऑफ द प्रेजेंस ऑफ कैम्बियम। कैम्बियम होने के कारण द एबिलिटी टू फॉर्म सेकेंडरी जाइलम एंड फ्लोएम। कैम्बियम है, इसीलिए यहाँ पे सेकेंडरी जाइलम एंड सेकेंडरी फ्लोएम का फॉर्मेशन हो पा रहा है। एंड हेंस आर कॉल्ड ओपन वैस्कुलर बंडल, और इसीलिए इसको हम लोग बोलते हैं ओपन वैस्कुलर बंडल। ओपन वैस्कुलर बंडल का मतलब होता है वैसा वैस्कुलर बंडल जो सेकेंडरी टिश्यू में कन्वर्ट होने के लिए एबल है, कैपेबल है। दैट इज कि अगर कैम्बियम प्रेजेंट है तो सेकेंडरी जाइलम से प्राइमरी जाइलम से सेकेंडरी जाइलम में बन सकता है, प्राइमरी फ्लोएम से सेकेंडरी जाइलम फ्लोएम में बन सकता है। तो इस एबिलिटी को हम लोग बोलेंगे ओपन, इस एबिलिटी को बोलेंगे कि इसके पास एबिलिटी है सेकेंडरी टिश्यू बनाने का। अब बनाने का एबिलिटी है, तो इस तरह के वैस्कुलर बंडल को हम लोग बोलते हैं ओपन वैस्कुलर बंडल। वैसा वैस्कुलर बंडल जो फर्दर डिवीजन कर सकता हो उसको हम लोग बोलते हैं ओपन वैस्कुलर बंडल। और ये फर्दर डिवीजन क्यों कर पाया, क्योंकि यहाँ पे क्या प्रेजेंट है, यहाँ पे कैम्बियम प्रेजेंट है। ठीक है, यहाँ तक बात। आगे देखेंगे, इन दी मोनोकोटिलेडनस
द वैस्कुलर बंडल हैव नो कैम्बियम, और मोनोकॉट में कोई भी कैम्बियम प्रेजेंट नहीं है, इसीलिए मोनोकॉट फर्दर डेवलपमेंट नहीं कर सकता है। इन मोनोकॉटिलेडॉन्स द वैस्कुलर बंडल हैव नो कैम्बियम प्रेजेंट इन देम, वैस्कुलर बंडल के पास कोई भी तरह का कैम्बियम प्रेजेंट नहीं है। हेंस सिंस दे डू नॉट फॉर्म सेकेंडरी टिश्यू एंड दे आर रेफर्ड टू एज क्लोज्ड, और इसीलिए वो सेकेंडरी टिश्यू का फॉर्मेशन नहीं कर पाता है, और उसीलिए हम लोग उसको बोलते हैं क्लोज्ड वैस्कुलर बंडल। किसको बोलेंगे क्लोज्ड वैस्कुलर बंडल? मोनोकॉट को। डाइकॉट कैसा होता है? ओपन वैस्कुलर बंडल, एंड मोनोकॉट कैसा होता है? क्लोज्ड वैस्कुलर बंडल होता है। क्लोज्ड वैस्कुलर बंडल क्यों होता है मोनोकॉट? क्योंकि मोनोकॉट के पास कैम्बियम प्रेजेंट नहीं है, इसीलिए वो फर्दर अपना डेवलपमेंट नहीं कर पाता है। ठीक है, यहाँ तक बात करेंगे आगे। When xylem and the phloem within a vascular bundle are arranged in an alternate manner along a different radii, the arrangement is called radial, such as in root। अब इसमें आते हैं, ये रूट का अरेंजमेंट है। देखिए यहाँ पे क्या प्रेजेंट है? फ्लोएम प्रेजेंट है, और यहाँ पे क्या प्रेजेंट है? जाइलम प्रेजेंट है। अल्टरनेट मैनर में लगा हुआ है ना, कि एक बार फ्लोएम है, एक बार जाइलम आया, फिर फ्लोएम आया, फिर जाइलम आया, फिर फ्लोएम आया, फिर जाइलम आया, फिर फ्लोएम आया। तो ये एक अल्टरनेट मैनर में लगा हुआ है और डिफरेंट रेडियाई में लगा हुआ है, कि देखिए इसका रेडियस ये है, इसका रेडियस ये है, इसका रेडियस ये है, इसका रेडियस ये है। सारा जितना भी वैस्कुलर बंडल है सारा सबका अलग अलग रेडियस है, प्लस अल्टरनेट मैनर में लगा हुआ है, और इस अरेंजमेंट को हम लोग बोलते हैं रेडियल अरेंजमेंट। क्या बोलते हैं इसको? रेडियल अरेंजमेंट। ये पाया कहाँ पे जाता है? ये रूट में पाया जाता है। कहाँ पे पाया जाता है? रूट में पाया जाता है। क्या लिखा हुआ कि when xylem and the phloem within a vascular bundle are arranged in an alternate manner, कैसा लगा हो? अल्टरनेट में, एक बार फ्लोएम हो, एक बार जाइलम हो, एक बार फ्लोएम हो, इस तरह से अरेंज इन एन अल्टरनेट मैनर में लगा हो अलॉन्ग अ डिफरेंट रेडियाई, अलग अलग रेडियस में लगा हुआ, इसका अलग रेडियस, इसका अलग रेडियस, इसका अलग रेडियस, अलॉन्ग अ डिफरेंट रेडियाई सच एज इन रूट। इसको हम लोग क्या बोल रहे हैं? रूट में, मतलब कि रेडियल अरेंजमेंट कहाँ पे प्रेजेंट है? रूट में। एग्जाम में पूछा जाएगा रेडियल वैस्कुलर बंडल आर प्रेजेंट इन रूट और स्टेम। कहाँ पे प्रेजेंट है? रूट में। तो कहीं पे लिखिए साइड में बुक में कि रेडियल वैस्कुलर बंडल्स आर प्रेजेंट इन रूट्स। रेडियल वैस्कुलर बंडल्स आर प्रेजेंट इन रूट्स में प्रेजेंट है। रेडियल वैस्कुलर बंडल्स आर प्रेजेंट इन रूट्स में प्रेजेंट है। रेडियल वैस्कुलर बंडल्स जो है सो प्रेजेंट है। अब बात करते हैं थोड़ा सा आगे, सच एज इन रूट्स। ठीक है, आगे बात करेंगे। और नेक्स्ट क्या है? अब उसके बाद एक और अरेंजमेंट आता है। इन कॉन्जॉइंट टाइप ऑफ वैस्कुलर बंडल द जाइलम एंड द फ्लोएम आर जॉइंटली सिचुएटेड अलोंग द सेम रेडियस ऑफ द वैस्कुलर बंडल। सच वैस्कुलर बंडल्स आर कॉमन इन स्टेम एंड लीफ। द कॉन्जॉइंट वैस्कुलर बंडल्स आर यूजुअली हैव फ्लोएम लोकेटेड ओनली ऑन द आउटर साइड ऑफ द जाइलम। देखिए इस तरह के अरेंजमेंट को हम लोग बोलते हैं कॉन्जॉइंट वैस्कुलर बंडल, जहाँ पे एक ही रेडियस में लगा हो फ्लोएम एंड जाइलम। देखिए कि एक ही रेडियस में दोनों आ रहा है, यहाँ पे फ्लोएम आ गया, यहाँ पे जाइलम आ गया। फ्लोएम यूजुअली कहाँ पे है? टॉप में है, एंड जाइलम नीचे वाले साइड में। तो इस अरेंजमेंट को हम लोग बोलते हैं कॉन्जॉइंट वैस्कुलर बंडल। क्या बोलते हैं? कॉन्जॉइंट वैस्कुलर बंडल। प्रेजेंट कहाँ पे है? प्रेजेंट है स्टेम एंड लीफ में। देखिए यहाँ पे लिखा हुआ सच वैस्कुलर बंडल्स आर कॉमन इन स्टेम एंड लीफ। कहाँ पे प्रेजेंट है? स्टेम एंड लीफ में प्रेजेंट है। इसका एग्जाम्पल लिख दीजिए। एग्जाम्पल स्टेम एंड लीफ में प्रेजेंट है कॉन्जॉइंट वैस्कुलर बंडल। ठीक है, बात करते हैं आगे। याद रखना है फ्लोएम कहाँ पे लोकेटेड है? ऊपर में, एंड जाइलम नीचे में लोकेटेड है। सच वैस्कुलर बंडल्स आर कॉमन इन स्टेम एंड लीफ। द कॉन्जॉइंट वैस्कुलर बंडल यूजुअली हैव फ्लोएम लोकेटेड ओनली ऑन द आउटर साइड ऑफ द जाइलम। फ्लोएम का लोकेशन कहाँ पे है? आउटर साइड ऑफ द जाइलम में है, एंड जाइलम के बाहर में लगा हुआ है। अब इसी तरह से देखिए यहाँ पे ऊपर वाला तो रेडियल अरेंजमेंट था, ये वाला डायग्राम। उसके नीचे, इसके नीचे लिखा कॉन्जॉइंट क्लोज्ड, क्योंकि यहाँ पे देखो कैम्बियम नहीं प्रेजेंट है बीच में। जाइलम एंड फ्लोएम के बीच में अगर यहाँ पे कैम्बियम प्रेजेंट रहता तो इसको हम लोग कॉन्जॉइंट ओपन बोलते हैं, लेकिन ये कॉन्जॉइंट क्लोज्ड है क्योंकि यहाँ पे कैम्बियम प्रेजेंट नहीं है। ठीक है, अब लेकिन यहाँ पे देखिए, यहाँ पे क्या प्रेजेंट है? कैम्बियम प्रेजेंट है बिटवीन जाइलम एंड दी फ्लोएम। जाइलम एंड फ्लोएम के बीच में क्या प्रेजेंट है? कैम्बियम। तो इसीलिए इसको हम लोग बोलेंगे कॉन्जॉइंट ओपन वैस्कुलर बंडल। क्या बोलेंगे? सी नंबर को कॉन्जॉइंट ओपन, क्योंकि यहाँ पे क्या प्रेजेंट है? कैम्बियम टिश्यू प्रेजेंट है बिटवीन जाइलम एंड द फ्लोएम। कैम्बियम टिश्यू प्रेजेंट है, जिसके कारण ये फर्दर डेवलपमेंट कर सकता है। तो इसीलिए इसको हम लोग क्या बोल रहे हैं? कॉन्जॉइंट ओपन।
ठीक है यहाँ तक। कॉन्जॉइंट क्यों बोल रहे हैं? क्योंकि एक ही रेडियस में प्रेजेंट है जाइलम एंड द फ्लोएम, इसीलिए इसको कॉन्जॉइंट बोल रहे हैं। अब ओपन क्यों बोल रहे हैं? दूसरा टर्म ओपन, क्योंकि यहाँ पे कैम्बियम प्रेजेंट है, इसीलिए इसको क्या बोल रहे हैं? ओपन बोल रहे हैं। ठीक है यहाँ तक। अब बात करते हैं थोड़ा सा आगे। नेक्स्ट हम लोग अलग डिफरेंस पढ़ेंगे। एक बार लीफ रूट के बारे में पढ़ेंगे, मोनोकॉट रूट, डाइकॉट रूट, मोनोकॉट स्टेम, डाइकॉट स्टेम और मोनोकॉट लीफ एंड डाइकॉट लीफ के बारे में पढ़ेंगे। ठीक है। अब आगे बात करते, अब समझ लीजिए अब बहुत आसानी सा टॉपिक आ गया हमको। मोनोकॉट एंड डाइकॉट के बीच में डिफरेंस सिर्फ करते जाना। एक बार लीफ में करेंगे, स्टेम में करेंगे एंड रूट में करेंगे। ठीक है, चलिए शुरू किया जाए। Anatomy of dicotyledonous and monocotyledonous plant. For a better understanding of tissue, organization of root, stem and leaf, it is convenient to study the transverse section of the mature zone of this organ. अब एक एक करके हम लोग डिफरेंस पढ़ेंगे। डाइकोटिलेडनस रूट में पहला नंबर बात करेंगे। लुक एट द फिगर 6.3a। फिगर 6.3a, 6.3a नीचे ही है। 6.3a, 3a में देखिए ये दिया हुआ है डाइकोट रूट। डाइकोट रूट इसके बारे में बोल रहा है, डाइकोट रूट। ठीक है, डाइकोट रूट। अभी हम लोग इस स्ट्रक्चर को भी पढ़ेंगे अच्छे से। ठीक है, आगे बात करते हैं। लुक एट द फिगर, ये देख लिए। इट शोज द ट्रांसवर्स सेक्शन ऑफ अ सनफ्लावर रूट। ये किसका रूट है? सनफ्लावर का है। तो यहाँ पे लिख लीजिए इसको, सनफ्लावर, सनफ्लावर रूट का है। ये एग्जाम में पूछा जा सकता है ये है किसका? ये है सनफ्लावर रूट का है। ठीक है। द इंटरनल टिश्यू ऑर्गेनाइजेशन इज एज फॉलो। क्या लिखा हुआ है? द आउटर मोस्ट लेयर इज इपीब्लेमा। आउटर मोस्ट लेयर को क्या बोल रहे हैं? इपीब्लेमा। आउटर मोस्ट लेयर को क्या बोल रहे हैं यहाँ पे? इपीब्लेमा। मेनी ऑफ द सेल्स ऑफ द इपीब्लेमा प्रोट्रूड इन द फॉर्म ऑफ यूनिसेलुलर रूट हेयर। और बहुत सारा, जैसे मान लो ये आउटर मोस्ट लेयर है इपीब्लेमा, बहुत सारा इपीब्लेमा इस तरह से बाहर निकल जाएगा और उसी को हम लोग बोलेंगे रूट हेयर बोला जाएगा। ठीक है। तो आउटर मोस्ट लेयर को यहाँ पे क्या बोला जा रहा है? इपीब्लेमा बोल रहा है। हम लोग पहला नंबर पढ़ क्या रहे हैं? हम लोग पढ़ रहे हैं डाइकॉट रूट के बारे में पढ़ रहे हैं। डाइकॉट रूट में पहला पॉइंट क्या बोला? द आउटर मोस्ट लेयर इज इपीब्लेमा। मेनी ऑफ द सेल्स ऑफ द इपीब्लेमा, बहुत सारे इपीब्लेमा का सेल प्रोट्रूड इन द फॉर्म ऑफ यूनिसेलुलर रूट हेयर। जैसे कि मान लो ये इपीब्लेमा है, इसी इपीब्लेमा का सेल बाहर निकलते जाएगा और फॉर्मेशन किससे करेगा? रूट हेयर का फॉर्मेशन करेगा। ठीक है। आगे क्या लिखा हुआ? प्रोट्रूड इन द फॉर्म ऑफ यूनिसेलुलर रूट हेयर। The cortex consists of several layers of thin-walled parenchymatous cell. Several layers of thin-walled parenchymatous cell with intercellular spaces. अब देखिए ये रूट हेयर हो गया, ये इपिडर्मिस हो गया और यहाँ पे ये कॉर्टेक्स के बारे में बोल रहा है कि कॉर्टेक्स कंसिस्ट ऑफ सेवरल लेयर ऑफ थिन वॉल्ड पेरेन्काइमेटस सेल। सेवरल लेयर ऑफ थिन वॉल्ड क्या प्रेजेंट है? पेरेन्काइमेटस सेल प्रेजेंट है। फिर लिखा हुआ द इनर मोस्ट लेयर ऑफ द कॉर्टेक्स इज कॉल्ड इंडोडर्मिस। जैसे कि ये वाला लेयर के बारे में बात कर रहा है, इंडोडर्मिस, ये वाला लेयर इनर मोस्ट लेयर है ना, ये पूरा इंडोडर्मिस का लेयर है। इनर मोस्ट लेयर के, जैसे कि ये मान लो ये कॉर्टेक्स है, यहाँ से यहाँ तक कॉर्टेक्स हुआ। कॉर्टेक्स का सबसे इनर मोस्ट लेयर कौन सा है? ये एंडोडर्मिस है, सबसे इनर मोस्ट लेयर हो गया कॉर्टेक्स का। ठीक है। अब बात करते हैं आगे। आगे क्या लिखा हुआ कि द इनर मोस्ट लेयर ऑफ द कॉर्टेक्स इज कॉल्ड इंडोडर्मिस। कॉर्टेक्स का ही सबसे इनर मोस्ट लेयर का नाम क्या है? इंडोडर्मिस नाम है। ठीक है। इट कंप्राइजेज अ सिंगल लेयर ऑफ बैरल शेप्ड सेल विदाउट एनी इंटरसेलुलर स्पेस। अब कॉर्टेक्स का ये पॉइंट याद रखना है हमको कि इट कंप्राइजेज अ सिंगल लेयर ऑफ बैरल शेप्ड सेल विदाउट एनी इंटरसेलुलर स्पेस। अच्छा, बैरल का मतलब समझते हो ना? इस तरह से इसको हम लोग बैरल बोलते हैं। तो देखो ये कॉर्टेक्स का इनर मोस्ट लेयर ऑफ एंडोडर्मिस किस शेप का है? इनर मोस्ट लेयर ऑफ एंडोडर्मिस कैसा है? इस तरह से है, बैरल शेप बना हुआ। अब देखो इस तरह से है, पूरा बैरल शेप इस तरह से ज्वाइन किया हुआ, पूरा घेर करके इस तरह से गोला बनाया हुआ। कंप्राइजेज सिंगल लेयर ऑफ बैरल शेप सेल विदाउट एनी इंटरसेलुलर स्पेस। और इनके बीच में कोई भी गैप नहीं है, इनके बीच में कोई इंटरसेलुलर स्पेस प्रेजेंट नहीं है। तो ये किसके बारे में बात कर रहे हैं हम लोग? इंडोडर्मिस के बारे में बात कर रहे हैं। पहला नंबर क्या बोले कि आउटर मोस्ट लेयर को क्या बोले? इपीब्लेमा। और इसी इपीब्लेमा का बहुत सारा सेल बाहर निकल जाता है, उसको क्या बोले? रूट हेयर बोले। अब रूट हेयर के बाद उसके नेक्स्ट लेयर कौन सा आता है? कॉर्टेक्स आता है। कॉर्टेक्स में बोला कि कंप्राइजेज, याद रखना है कि कॉर्टेक्स यहाँ किस चीज़ का बना है? पेरेन्काइमा का बना है। कॉर्टेक्स किसका बना है? पेरेन्काइमा। कॉर्टेक्स कंप्राइजेज सेवरल लेयर ऑफ थिन वॉल्ड पेरेन्काइमेटस सेल का बना हुआ। उसके बाद आगे देखते हैं, आगे क्या लिखा हुआ? The inner to the inner space, the innermost layer of the cortex is called endodermis. cortex के innermost layer को हम लोग endodermis बोले। It comprises, अब endodermis में है क्या क्या? Comprises single layer of barrel shaped cell without any intercellular space, और इनके बीच में कोई भी intercellular space present नहीं है। The tangential as well as the radial wall of the endodermis cell have a
डिपोजिशन ऑफ वाटर इम्परमिएबल वैक्सी मटेरियल सुबेरिन इन द फॉर्म ऑफ कैस्पेरियन स्ट्रिप। क्या बोल रहा है कि इंडोडर्मिस का टेंजेंशियल वॉल एंड रेडियल वॉल में, द टेंजेंशियल एज वेल एज द रेडियल वॉल ऑफ इंडोडर्मिस, किसका, इस लेयर का ये जो लेयर दिख रहा है ना, ये पिंक वाला लेयर, इसी के बारे में बात कर रहे हैं कि टेंजेंशियल एज वेल एज रेडियल वॉल कि जैसे कि मान लो ये बैरल शेप्ड सेल है इस तरह से, तो इसी का टेंजेंशियल वॉल एंड रेडियल वॉल में क्या प्रेजेंट है, सेल हैव अ डिपोजिशन ऑफ वाटर इम्परमिएबल एक वाटर इम्परमिएबल वैक्सी सब्सटेंस प्रेजेंट है। उस सब्सटेंस को हम लोग बोल रहे हैं सुबेरिन। क्या बोल रहे हैं, सुबेरिन बोल रहे हैं, और उसका पूरा स्ट्रक्चर को बोल रहे हैं कैस्पेरियन स्ट्रिप बोला जा रहा है। नहीं समझ में आया, फिर से बात करते हैं। क्या यहाँ पे बोला जा रहा है कि द इनर मोस्ट लेयर ऑफ द कॉर्टेक्स को हम लोग क्या बोले, एंडोडर्मिस बोले। अब एंडोडर्मिस है कैसा, इट कंप्राइजेज सिंगल लेयर ऑफ बैरल शेप्ड सेल। ये कैसा है, सिंगल लेयर है, बट शेप कैसा है, बैरल शेप है, विदाउट एनी इंटरसेलुलर स्पेस, और वहाँ पे कोई भी तरह का इंटरसेलुलर स्पेस प्रेजेंट नहीं है। ठीक है यहाँ तक। द टेंजेंशियल एज वेल एज द रेडियल वॉल ऑफ द इंडोडर्मल सेल हैव अ डिपोजिशन ऑफ वाटर इम्परमिएबल वैक्सी मटेरियल सुबेरिन। मतलब कि इस इंडोडर्मिस पिंक वाले लेयर में इनके टेंजेंशियल वॉल में एंड रेडियल वॉल में एक सब्सटेंस रखा हुआ है। उस सब्सटेंस का नाम है, मटेरियल का नाम है सुबेरिन। वो किस फॉर्म में है, कैस्पेरियन स्ट्रिप, मतलब एक स्ट्रिप के फॉर्म में लगा हुआ है। वो वाटर के लॉस से बचा रहा है। उसका काम क्या है, वाटर लॉस से बचाना। तो एग्जाम में पूछा जा सकता है कि डाइकोट रूट के इंडोडर्मिस में कौन सा स्ट्रिप लगा हुआ है, तो उसका नाम क्या है, कैस्पेरियन स्ट्रिप। तो वो सुबेरिन का बना हुआ है, बट उस अरेंजमेंट को हम लोग क्या बोल रहे हैं, कैस्पेरियन स्ट्रिप बोला जा रहा है। ठीक है, यहाँ तक बात करेंगे आगे। मटेरियल सुबेरिन इन द फॉर्म ऑफ कैस्पेरियन स्ट्रिप नेक्स्ट टू इंडोडर्मिस। अब इंडोडर्मिस के अंदर जा रहे हैं। नेक्स्ट टू इंडोडर्मिस लाइज अ फ्यू लेयर ऑफ थिक वॉल्ड पेरेन्काइमेटस सेल्स रेफर टू एज पेरीसाइकिल। अब इंडोडर्मिस के बाद ये देखो, ये पेरीसाइकिल यहाँ पे, ये जो है ना, ये सेल, ये सब सारा क्या है, पेरीसाइकिल। अब नेक्स्ट टू इंडोडर्मिस लाइज अ फ्यू लेयर ऑफ थिक वॉल्ड, और ये भी पेरीसाइकिल भी किस चीज़ का बना है, पेरेन्काइमा का ही बना है। मतलब पेरीसाइकिल भी कैसा है, लिविंग टिश्यू का ही बना है। रेफर टू एज पेरीसाइकिल। इनिशिएशन ऑफ द लेटरल रूट एंड अ वैस्कुलर कैम्बियम ड्यूरिंग द सेकेंडरी ग्रोथ टेक प्लेस इन दिस सेल। अब देखो यहाँ पे ये इंपॉर्टेंट लाइन लिखा हुआ है। क्या लिखा हुआ है, यहाँ से एक बार देख लेते हैं। द नेक्स्ट टू इंडोडर्मिस, मतलब इंडोडर्मिस के अंदर वाला लेयर। नेक्स्ट टू इंडोडर्मिस लाइज अ फ्यू लेयर ऑफ थिक वॉल्ड पेरेन्काइमेटस सेल। मतलब इंडोडर्मिस के अंदर लाई कर रहा है एक थिक वॉल्ड पेरेन्काइमेटस सेल। उस सेल को हम लोग क्या बोल रहे हैं, पेरीसाइकिल नाम दे रहे हैं। ठीक है, यहाँ तक। लाइज टू थिक वॉल्ड पेरेन्काइमेटस सेल रेफर टू एज पेरीसाइकिल। इनिशिएशन ऑफ लेटरल रूट एंड वैस्कुलर कैम्बियम ड्यूरिंग द सेकेंडरी ग्रोथ टेक प्लेस इन दिस सेल। मतलब कि जब सेकेंडरी ग्रोथ होता है ना, तो उस दौरान कि लेटरल रूट का इनिशिएशन की डिवीज़न जो स्टार्ट होता है, इनिशिएशन ऑफ लेटरल रूट एंड वैस्कुलर कैम्बियम, वो कहाँ पे स्टार्ट होता है, वो पेरीसाइकिल में स्टार्ट होता है। क्या बोले कि लेटरल रूट का जो फॉर्मेशन होना है वो स्टार्ट कहाँ पे हो रहा है, वो पेरीसाइकिल में हो रहा है। और वैस्कुलर कैम्बियम का भी जो इनिशिएशन हो रहा है कि स्टार्टिंग पॉइंट कहाँ से हो रहा है, वो पेरीसाइकिल में हो रहा है। समझ गए बात को। तो इसको कहीं पे लिख सकते हैं क्या, इसको यहीं पे रहने देते हैं, स्टार मार्क कर लिया ना, इसको इंपॉर्टेंट कर लीजिए। ये इंपॉर्टेंट क्या बताना चाह रहा है कि लेटरल रूट का इनिशिएशन एंड वैस्कुलर कैम्बियम का कब, ड्यूरिंग सेकेंडरी ग्रोथ के दौरान, वो हो कहाँ पे रहा है, वो पेरीसाइकिल में हो रहा है। ठीक है, आगे बात करेंगे। पिथ इज स्मॉल और इनकॉन्स्पिशियस। पिथ किसको बोल रहे हैं, ये सबसे इनर मोस्ट लेयर को बोल रहे हैं, अंदर में जो है पॉइंट, इसको बोल रहे हैं पिथ। यहाँ पे डाइकोट रूट में पिथ कैसा है, स्मॉल है और इनकॉन्स्पिशियस है। ठीक है, मतलब कि दिखेगा नहीं, नेकेड आई से दिखेगा नहीं। द पेरेन्काइमेटस सेल विच लाई बिटवीन द जाइलम एंड द फ्लोएम आर कंजक्टिव टिश्यू। मतलब ये देखिए फ्लोएम है और जाइलम कहा गया, प्रोटोजाइलम यहाँ प्रेजेंट है। मतलब अभी बात करेंगे प्रोटोजाइलम मेटाजाइलम होता है, प्रोटोजाइलम एंड मेटाजाइलम। द पिथ इज स्मॉल एंड इनकॉन्स्पिशियस। द पेरेन्काइमेटस सेल विच लाई बिटवीन द जाइलम एंड द फ्लोएम आर कॉल्ड कंजक्टिव टिश्यू। वैसा पेरेन्काइमेटस टिश्यू जो जाइलम एंड फ्लोएम के बीच में प्रेजेंट है, उसका नाम क्या है, कंजक्टिव टिश्यू नाम है। क्या नाम है उसका, कंजक्टिव टिश्यू। वैसा पेरेन्काइमेटस टिश्यू जो जाइलम एंड फ्लोएम के बीच में प्रेजेंट है, उस टिश्यू का नाम क्या है, कंजक्टिव टिश्यू नाम है। ठीक है, यहाँ तक बात। देयर आर यूजुअली 2 to 4 जाइलम, और ये इंपॉर्टेंट है, देयर आर यूजुअली 2 to 4 जाइलम एंड दी फ्लोएम पैचेज। इसमें जाइलम एंड फ्लोएम पैचेज हमको कितना दिख रहा है, 1 2 3 4। तो बोल रहा है कि 2 से 4 जाइलम और फ्लोएम का बंडल प्रेजेंट हो सकता है।
लेटर अ कैम्बियम रिंग डेवलप बिटवीन जाइलम एंड द फ्लोएम। अब जाइलम एंड फ्लोएम के बीच में एक रिंग का फॉर्मेशन हो जाता है, इस तरह से कैम्बियम रिंग बन जाता है। इस तरह से कैम्बियम एक रिंग का फॉर्मेशन हो जाता है जिसको बोलते हैं कैम्बियल रिंग। इस तरह से कैम्बियम रिंग का फॉर्मेशन होता है, ठीक है। किसके किसके बीच में हो रहा है? जाइलम एंड फ्लोएम के बीच में एक कैम्बियम रिंग का फॉर्मेशन हो जा रहा है, ठीक है। लेटर क्या लिखा हुआ? लेटर अ कैम्बियम रिंग डेवलप बिटवीन जाइलम एंड द फ्लोएम ऑल द टिश्यू इनर साइड ऑफ द एंडोडर्मिस सच एज पेरिसाइकल वेस्कुलर बंडल एंड पिथ कंस्टिट्यूट द स्टील। मतलब इंडोडर्मिस के अंदर जितना भी सेल है उसको हम लोग क्या बोलते हैं? स्टील बोलते हैं। क्या बोलते हैं? स्टील। ऑल द टिश्यू ऑन द इनर साइड ऑफ द इंडोडर्मिस, की इंडोडर्मिस के अंदर जितना भी सेल है, जैसे पेरिसाइकल हो गया, वेस्कुलर बंडल हो गया एंड पिथ हो गया, उसको एक सिंगल टर्म क्या दे रहे हैं? स्टील बोला जा रहा है, ठीक है। यहाँ तक बात। तो एक बार देख लेते हैं कि क्या क्या हम लोग डाइकोट रूट में सीखे हैं। हम लोग डाइकोट रूट में यही सीखे कि इसका आउटर मोस्ट लेयर को क्या बोला जा रहा है? इपिब्लेमा बोला जा रहा है। आउटर मोस्ट लेयर के बाद जो नेक्स्ट लेयर आता है उसको क्या बोल रहे हैं? कॉर्टेक्स। कॉर्टेक्स किसका बना है? पेरेन्काइमा से बना है। कॉर्टेक्स का इनर मोस्ट लेयर का नाम क्या है? इंडोडर्मिस। कॉर्टेक्स के इनर मोस्ट लेयर का नाम क्या है? इंडोडर्मिस नाम है। और इंडोडर्मिस कैसा है? वो बैरल शेप है। कैसा इंडोडर्मिस? बैरल शेप है। और उसके पास इंटरसेलुलर स्पेस प्रेजेंट नहीं है, मतलब दो सेल के बीच में गैप नहीं प्रेजेंट है, ठीक है। तीसरा पॉइंट इंडोडर्मिस के बारे में, इसका इंडोडर्मिस का टेंजेंशियल और रेडियल वॉल में एक सब्सटेंस प्रेजेंट है जिसका नाम है सुबेरिन। क्या नाम है उसका? सुबेरिन नाम है। वो किस फॉर्म में है? कैस्पेरिन, एक स्ट्रिप बनाया हुआ है जिससे पानी के लॉस से बचा रहा है, ठीक है। द नेक्स्ट इंडोडर्मिस। अब इंडोडर्मिस के बाद एक लेयर प्रेजेंट है जिसको बोल रहे हैं पेरिसाइकल, और पेरिसाइकल भी किसका बना है? ये भी पैरेन्काइमा का ही बना हुआ। अब पेरिसाइकल में हो क्या रहा है? जो सेकेंडरी ग्रोथ जब हो रहा है ना, तो लेटरल रूट एंड वेस्कुलर कैम्बियम का इनिशिएशन हो रहा है कहाँ पे? पेरिसाइकल में हो रहा है। अब जाइलम एंड फ्लोएम के बीच में यहाँ पे एक टिश्यू प्रेजेंट है जिसको बोल रहे हैं कंजक्टिव टिश्यू। बिटवीन जाइलम एंड फ्लोएम एक टिश्यू प्रेजेंट है जिसको क्या बोल रहे हैं? कंजक्टिव टिश्यू बोला जा रहा है। अब उसके बाद जाइलम एंड फ्लोएम के बीच में एक रिंग का फॉर्मेशन हो रहा है जिसको बोल रहे हैं कैम्बियल रिंग। क्या बोल रहे हैं? कैम्बियल रिंग को बोल रहे हैं। इस तरह से एक रिंग बन जाएगा जाइलम एंड फ्लोएम। उसके बाद एक बात और याद रखना कि यहाँ पे कितना जाइलम एंड फ्लोएम प्रेजेंट है? 2 से 4। कितना प्रेजेंट है? 2 to 4 जाइलम एंड द फ्लोएम पैचेस यहाँ पे प्रेजेंट है। याद रखना, ये मोस्ट इंपॉर्टेंट पॉइंट है। डाइकोट रूट का सबसे मोस्ट इंपॉर्टेंट पॉइंट क्या है यहाँ पे? कि जाइलम एंड फ्लोएम का नंबर कितना है। यहाँ पे 2 से 4 जाइलम एंड फ्लोएम प्रेजेंट है, ठीक है। उसके बाद क्या लिखा हुआ? ये हो गया कैम्बियल रिंग, ऑल द टिश्यू। अब इसके बाद हो गया लास्ट पॉइंट कि जितना भी टिश्यू इनर टू द इंडोडर्मिस, मतलब इस लेयर के अंदर का जितना भी टिश्यू है सबको एक सिंगल टर्म दे रहे हैं। क्या बोल रहे हैं? स्टील बोल रहे हैं, ठीक है। यहाँ तक ये हो गया हमारा डाइकोट रूट के बारे में। अब बात करते हैं हम लोग मोनोकोट रूट के बारे में। मोनोकोट रूट के बारे में बात करते हैं, ठीक है। यहाँ पे एक और टर्म है प्रोटोजाइलम एंड मेटाजाइलम। इसके बारे में हम लोग साइड में कहीं लिख लेते हैं, ठीक है। बुक में नहीं दिया हुआ, ये पुराने वाले बुक में दिया हुआ है, ठीक है। यहाँ पे लिखिए प्रोटोजाइलम। प्रोटोजाइलम है क्या? इसमें लिखिए फर्स्ट फॉर्म्ड प्राइमरी जाइलम। मतलब कि वैसा प्राइमरी जाइलम जो पहली बार बना हो उसको क्या टर्म देते हैं? प्रोटोजाइलम। उसके बाद मेटाजाइलम क्या है? मेटाजाइलम में लिखिए द लेटर फॉर्म्ड, मतलब जो वैसा प्राइमरी जाइलम जो बाद में बना हो, तो लिखिए लेटर फॉर्म्ड प्राइमरी जाइलम। वैसा प्राइमरी जाइलम जो बाद में बना हो उसको लिए क्या टर्म यूज किए? मेटाजाइलम। वैसा प्राइमरी जाइलम जो पहले बना हो उसको क्या बोले? प्रोटोजाइलम। बस यही दोनों के बीच में डिफरेंस है, ठीक है। अब हम लोग बात करते हैं मोनोकोट रूट के बारे में। डाइकोट रूट देख लिया अच्छे से, अब मोनोकोट रूट के बारे में पढ़ लेते हैं, ठीक है। अब मोनोकोट रूट में क्या लिखा हुआ? मोनोकोट रूट में दिया हुआ, ये तो आसान है कि द एनाटॉमी ऑफ द मोनोकोटिलिडनस रूट इज सिमिलर टू द डाइकोट रूट। जितना भी चीज़ हम लोग डाइकोट रूट में पढ़े वो सारा चीज़ सिमिलर है, बट कुछ कुछ डिफरेंस है। देख लेते हैं। इन मेनी रेस्पेक्ट इट हैज़ इपिडर्मिस, यहाँ पे भी प्रेजेंट है। मोनोकोट रूट में भी इपिडर्मिस है, डाइकोट में भी इपिडर्मिस है। कॉर्टेक्स, एंडोडर्मिस, पेरिसाइकल, वेस्कुलर बंडल एंड पिथ, ये सारा स्ट्रक्चर इस मोनोकोट रूट में भी प्रेजेंट है, ठीक है, एज कम्पेयर टू डाइकोट रूट। लेकिन जब कंपेयर करेंगे तो डिफरेंस क्या मिलेगा? एज कम्पेयर टू द डाइकोट रूट विच हैव फ्यूअर जाइलम मंडल। डाइकोट रूट में कितना जाइलम मंडल था? 2 से 4 था। कितना था? 2 to 4 जाइलम मंडल था। लेकिन यहाँ पे 6 प्रेजेंट रहेगा, जैसे पॉलीआर्क कंडीशन बोलते हैं। देर आर यूजुअली मोर देन 6 से ज़्यादा, इसको बोलते हैं पॉलीआर्क जाइलम बंडल इन मोनोकोट रूट। डाइकोट में कितना प्रेजेंट था? 2 से 4, और यहाँ मोनोकोट में कितना प्रेजेंट है?
पॉलीआर्क जाइलम बंडल मतलब मोर देन 6, देयर आर यूजुअली मोर देन 6 पॉलीआर्क जाइलम बंडल इन मोनोकॉट रूट। मोनोकॉट रूट में देखो दिख रहा है यहाँ पे, एक हो गया, 2 3 4 5 6 7 8, 8 दिख रहा है ना। तो यहाँ पे हमको यहाँ पे क्या लिखा हुआ, मोर देन 6 जाइलम बंडल, दैट इज पॉलीआर्क जाइलम बंडल कंडीशन इसको बोल रहा है। ये प्रेजेंट कहाँ पे है, ये हमारे मोनोकॉट रूट में प्रेजेंट है। यहाँ पे पिथ कैसा है, लार्ज एंड वेल डेवलप्ड। यहाँ पे पिथ कैसा था, देखो यहाँ पे लिखा हुआ कहीं पे, पिथ इज पिथ देखिए यहाँ पे, द पिथ इज स्मॉल और इनकॉन्स्पेशियस। किसके बारे में, डाइकोट रूट के बारे में। लेकिन मोनोकोट रूट में क्या लिखा, द पिथ इज लार्ज एंड वेल डेवलप्ड। तो यहाँ पे लिख लीजिए डिफरेंस करके, कहीं पे लिखिए इस तरह से, पिथ इज लार्ज एंड वेल डेवलप्ड। ये लिखा हुआ बट साइड में लिखने से ना जल्दी से दिखेगा। पिथ इज लार्ज एंड वेल डेवलप्ड, वेल डेवलप्ड हो गया। दूसरा ही भी पॉइंट यहाँ पे लिख दीजिए, ये पिथ हो गया। दूसरा पॉइंट यहाँ पे लिख दीजिए, यहाँ पे लिख सकते हैं दूसरा नाम, मोर देन 6 जाइलम बंडल यहाँ प्रेजेंट है, मोर देन 6 जाइलम बंडल्स। और मोनोकोट में, डाइकोट में कितना था, 2 से 4 था, लेकिन यहाँ पे कितना है, मोर देन 6। और इस कंडीशन को हम लोग बोलते हैं पॉलीआर्क, पॉलीआर्क कंडीशन। जितना हमें पूछा जा सकता है कि पॉलीआर्क जाइलम बंडल कहाँ पे प्रेजेंट है, दैट इज मोनोकॉट रूट में प्रेजेंट है पॉलीआर्क जाइलम बंडल। यहाँ क्या लिखा, मोनोकॉट डू नॉट अंडरगो एनी सेकेंडरी ग्रोथ। तो ये तो पता ही है, सेकेंडरी ग्रोथ ये नहीं करेगा। क्यों नहीं करेगा, क्योंकि यहाँ पे कैम्बियम प्रेजेंट नहीं है। तो यहाँ पे रीजन भी लिख दीजिए, यहाँ पे लिख दीजिए, मोनोकॉट रूट डू नॉट अंडरगो एनी सेकेंडरी ग्रोथ बिकॉज कैम्बियम इज एब्सेंट, कैम्बियम इज एब्सेंट, कैम्बियम इज एब्सेंट। ठीक है यहाँ तक, क्योंकि कैम्बियम जो है सो एब्सेंट है, इसीलिए मोनोकॉट रूट जो है सो सेकेंडरी ग्रोथ नहीं करेगा। ठीक है, अब आ जाते हैं हम लोग नेक्स्ट टॉपिक पे, डाइकोट स्टेम पढ़ेंगे, फिर मोनोकॉट स्टेम पढ़ेंगे, फिर डाइकोट लीफ एंड मोनोकॉट लीफ। उसके बाद ये चैप्टर हमारा फिनिश हो जाएगा। ठीक है, तो इसको हम लोग फिनिश करके ही आज छोड़ेंगे। चलिए नेक्स्ट हमारा आता है डाइकोट स्टेम के बारे में पढ़ेंगे। डाइकोट स्टेम में क्या है, द ट्रांसवर्स section of a typical young dicotyledonous stem shows that the epidermis is the outermost protective layer of the stem। यहाँ पे भी epidermis ही क्या है, outermost protective layer present है, as a protection कर रहा है, covered with a thin layer of cuticle। और इस स्टेम में epidermis के बाहर कौन सा लेयर लगा हुआ है, क्यूटिकल लगा हुआ है। इट में bear trichomes and few stomata। इसमें क्या प्रेजेंट हो सकता है एपिडर्मिस में, इट में बियर ट्राइकोम्स, वहाँ पे ट्राइकोम्स हो सकता है एंड फ्यू स्टोमाटा हो सकता है। द सेल्स अरेंज्ड इन मल्टीपल लेयर बिटवीन एपिडर्मिस एंड पेरिसाइकल कंस्टिट्यूट द कॉर्टेक्स। देखिए यहाँ पे डायग्राम से देखते हैं, यह डायग्राम दिया हुआ है, ये हो गया एपिडर्मिस। अब यहाँ तक देखिएगा पेरिसाइकल, यहाँ पे ये जो कॉर्टेक्स है ना, कॉर्टेक्स डिवाइडेड है 3 जोन में। कॉर्टेक्स कितना जोन में डिवाइडेड है, यहाँ पे 3 जोन में कॉर्टेक्स को डिवाइड कर दिया गया। अभी हम लोग देखेंगे इसके बारे में। क्या लिखा हुआ, बिटवीन द एपिडर्मिस एंड द पेरिसाइकल कंस्टिट्यूट द कॉर्टेक्स, मतलब इसके और इसके बीच में ये जितना भी सेल है इसको हम लोग क्या बोल रहे हैं, कॉर्टेक्स बोल रहे हैं। यहाँ पे कॉर्टेक्स 3 जोन में डिवाइडेड है, अभी वो 3 जोन हम लोग देखेंगे। इट कंसिस्ट ऑफ 3 सब जोन। कितना सब जोन में डिवाइडेड है यहाँ पे कॉर्टेक्स, 3 सब जोन में। द आउटर इज हाइपोडर्मिस, consist of few layer of colon cell just below the epidermis है, which provide the mechanical strength to the young stem। फिर cortical layer, तो यहाँ पे पहले लिख लेते हैं, यहाँ पे अच्छा से लिखेंगे, थोड़ा सा बड़ा रहेगा। यहाँ पे लिखिए इसमें, cortex is divided in 3 जोन। किस में डिवाइडेड है 3 जोन में, ये डाइकोट स्टेम का हम लोग पढ़ रहे हैं। ठीक है, तो याद रखना ये हम लोग डाइकोट स्टेम का लिख रहे हैं। पहला जोन है हमारे पास 3 जोन, द आउटर हाइपोडर्मिस। फर्स्ट जोन को क्या बोल रहे हैं, हाइपोडर्मिस। पहला जोन है हमारे पास हाइपोडर्मिस। इसमें लिखेंगे ये बना हुआ किससे है, फ्यू लेयर ऑफ कोलन सेल। तो लिखिएगा फर्स्ट पॉइंट इसमें लिखिएगा मेड ऑफ कोलन, मेड ऑफ कोलन लिखा हुआ। उसके बाद लिखा हुआ विच प्रोवाइड मैकेनिकल स्ट्रेंथ। तो लिखिए सेकंड पॉइंट, प्रोवाइड मैकेनिकल स्ट्रेंथ, मैकेनिकल STRENGTH, मैकेनिकल स्ट्रेंथ है। फिर नेक्स्ट लेयर है हमारे पास कॉर्टिकल। दूसरा लेयर कौन सा है, कॉर्टिकल लेयर है, कॉर्टिकल लेयर है।
कॉर्टिकल लेयर भाई किससे बना है? कॉर्टिकल लेयर जस्ट टू द हाइपोडर्मिस कंसिस्ट ऑफ राउंड थिन वॉल्ड पेरेन्काइमा। ये किससे बना है? मेड ऑफ पेरेन्काइमा, मेड ऑफ पेरेन्काइमा, CHYMA, पेरेन्काइमा से बना हुआ है। सेल विथ इनकॉन्स्पिशियस इंटरसेलर स्पेस, द इनर मोस्ट लेयर ऑफ द कॉर्टेक्स इज द एंडोडर्मिस। और सबसे इनर मोस्ट लेयर कौन सा हमारे पास? तीसरा लेयर है एंडोडर्मिस, एंडोडर्मिस, ठीक है। और एंडोडर्मिस में क्या लिखा हुआ? इनर मोस्ट लेयर ऑफ कॉर्टेक्स इज कॉल्ड एंडोडर्मिस। द सेल्स ऑफ द एंडोडर्मिस आर रिच इन स्टार्च ग्रेन एंड द लेयर इज आल्सो रेफर्ड टू स्टार्च शीथ। और यहाँ पे ये जो एंडोडर्मिस है, एंडोडर्मिस में प्रेजेंट है स्टार्च ग्रेन, यहाँ पे लिखिएगा स्टार्च ग्रेन, स्टार्च ग्रेन प्रेजेंट, स्टार्च ग्रेन प्रेजेंट है। और इसीलिए एंडोडर्मिस को यहाँ पे स्टार्च शीथ बोला जाता है, कॉल्ड स्टार्च शीथ, ठीक है। और सबसे मोस्ट इंपॉर्टेंट पॉइंट यही वाला है, स्टार्च शीथ वाला, ये इंपॉर्टेंट पॉइंट है। एंडोडर्मिस में क्या प्रेजेंट है? स्टार्च ग्रेन प्रेजेंट है, जिसके कारण डाइकोट स्टेम के एंडोडर्मिस को हम लोग स्टार्च शीथ भी बोलते हैं। क्या बोलते हैं? स्टार्च शीथ बोलते हैं। एक बार देख लेते हैं। कॉर्टेक्स इज डिवाइडेड इन 3 जोन। कितना जोन में यहाँ पे कॉर्टेक्स डिवाइडेड है? किस में? इन डाइकोट स्टेम, यहाँ पे लिख लेते हैं इन डाइकोट स्टेम। इन डाइकोट स्टेम कॉर्टेक्स इज डिवाइडेड इन 3 जोन। पहला जोन का नाम है हाइपोडर्मिस। फर्स्ट जोन का नाम क्या है? हाइपोडर्मिस। किससे बना है ये याद रखना है। ये बना किससे है? ये बना है कोलेनकाइमा से। किससे बना है? ये बना है कोलेनकाइमा से बना है। उसके बाद बात करेंगे, उसके बाद हम लोग क्या बात कर सकते हैं? ये बना है किससे? ये बना है कोलेनकाइमा से बना है, ठीक है। उसके बाद दूसरा लेयर हमारे पास है कॉर्टिकल लेयर। ये किससे बना है? ये बना है पेरेन्काइमा से। कॉर्टिकल लेयर किससे बना है? पेरेन्काइमा, याद रखना है। हाइपोडर्मिस किससे लेयर, कौन से टिश्यू से बना है? ये बना है हमारे कोलेनकाइमा से बना है। कॉर्टिकल लेयर किससे बना है? कॉर्टिकल लेयर पेरेन्काइमा से बना है। और सबसे इनर मोस्ट लेयर कॉर्टेक्स से कौन सा हो जाता है? एंडोडर्मिस। और एंडोडर्मिस में क्या प्रेजेंट है? स्टार्च ग्रेन प्रेजेंट है। क्या प्रेजेंट है? स्टार्च ग्रेन। और इसीलिए एंडोडर्मिस को हम लोग बोलते हैं स्टार्च शीथ बोला जाता है। किस में? डाइकोट स्टेम में बोला जाता है। तो हम लोग अभी क्या देखें कि डाइकोट स्टेम में कॉर्टेक्स कितना जोन में डिवाइडेड है? 3 जोन में डिवाइडेड है। वो 3 जोन का नाम क्या है? सबसे पहला आउटर मोस्ट लेयर का नाम है हाइपोडर्मिस, दूसरा लेयर का नाम है कॉर्टिकल, और तीसरा लेयर का नाम है एंडोडर्मिस। हाइपोडर्मिस किससे बना है? कोलेनकाइमा से बना है। कॉर्टिकल किससे बना है? पेरेन्काइमा से बना है। और एंडोडर्मिस में क्या प्रेजेंट है? स्टार्च ग्रेन प्रेजेंट है। इसीलिए हम लोग एंडोडर्मिस को क्या बोलते हैं? स्टार्च शीथ बोलते हैं। यहाँ तक हो गया बात। अब देखिए वही लिखा हुआ है। पहला नंबर यहाँ पे क्या लिखा हुआ? देखिए यहाँ पे फर्स्ट नंबर में लिखा है हमारा कोलेनकाइमा लिखा है। कोलेनकाइमा मतलब ये हाइपोडर्मिस के बारे में बात कर रहा है। फिर पेरेन्काइमा लिखा है और इसके बाद एंडोडर्मिस लिखा है। यही तीनों मिलकर के हम लोग इसको बोल रहे हैं कॉर्टेक्स बोला जा रहा है, ठीक है। अब बात करते हैं थोड़ा सा आगे। आगे क्या लिखा हुआ? The outer layer is hypodermis, consists of few layer of parenchymatous cell just below the epidermis, ठीक है, which provide mechanical strength to the young stem. Cortical layer below the hypodermis consists of rounded thin-walled parenchymatous cell with conspicuous intercellular space, मतलब वहाँ पे intercellular space present होगा. The innermost layer of the cortex is called endodermis. The cells of the endodermis are rich in starch grain. और endodermis का सेल किस चीज़ में रिच है? स्टार्च ग्रेन में। लेयर एंड इज रेफर्ड टू एज स्टार्च शीथ। इसीलिए इस लेयर को हम लोग क्या बोलते हैं? स्टार्च शीथ बोला जाता है। अब पेरीसाइकिल के बारे में बात करेंगे, इस लेयर के बारे में। पेरीसाइकिल इज प्रेजेंट ऑन द इनर साइड ऑफ द एंडोडर्मिस एंड above the phloem in the form of semilunar patches of sclerenchyma. और यहाँ पे पेरीसाइकिल किस चीज़ से बना है? पेरीसाइकिल यहाँ पे बना है, पेरीसाइकिल में लिख दीजिएगा यहाँ पे मेड ऑफ स्क्लेरेंकाइमा, मेड ऑफ, पेरीसाइकिल बना है स्क्लेरेंकाइमा का, ठीक है। इसका फॉर्म कैसा है? सेमी लूनार है। जैसे कि देखिए यहाँ पे इसको बोलते हैं लूनार शेप, बोलते हैं ना इस तरह से। तो देखिए ये पूरा पेरीसाइकिल है ना, ये लूनार शेप है। इसी को बोला जा रहा है सेमी लूनार फॉर्म, सेमी लूनार फॉर्म बोला जा रहा है इसको, ठीक है। चलिए अब आगे बात करेंगे, क्या लिखा हुआ है? द पेरीसाइकिल इज प्रेजेंट ऑन द इनर साइड ऑफ द एंडोडर्मिस। कहाँ पे प्रेजेंट है? देखो यहाँ पे एंडोडर्मिस है, उसके अंदर ये लेयर कौन सा है? पेरीसाइकिल प्रेजेंट है। अब एबव द फ्लोएम, फ्लोएम के ऊपर है एंड एंडोडर्मिस के नीचे है। एंडोडर्मिस के नीचे ये लेयर है और फ्लोएम के ऊपर ये फ्लोएम है, इसी के ऊपर प्रेजेंट है। इन द फॉर्म ऑफ सेमी लूनार पैचेस, इसको बोल रहे हैं सेमी लूनार पैचेस। ये जो इस तरह से है ना, इस स्ट्रक्चर को क्या बोल रहे हैं? सेमी लूनार पैचेस बोला जा रहा है, ठीक है।
बात करते आगे। इन द फॉर्म ऑफ सेमी एबव द फ्लोएम, फ्लोएम के ऊपर रखा हुआ। इन द फॉर्म ऑफ सेमी लूनार पैचेस ऑफ स्क्लेरेनकाइमा, किस चीज़ से बना है? स्क्लेरेनकाइमा से बना है, ठीक है। इन बिटवीन द वेस्कुलर बंडल देर आर फ्यू लेयर ऑफ रेडियली प्लेस्ड पेरेन्काइमेटस सेल विच कंस्टिट्यूट मेडुलरी रेज। क्या क्या बोल रहे हैं कि वेस्कुलर बंडल के बीच में कुछ पेरेन्काइमेटस सेल प्रेजेंट है और उसी को हम लोग बोल रहे हैं जिस विच कंस्टिट्यूट द मेडुलरी रेज। जैसे कि देखिए यहाँ पे, यहाँ से दिखेगा नहीं, हाँ यहाँ से दिख जाएगा, ये स्ट्रक्चर दिया हुआ। देखिए यहाँ पे ये एपिडर्मल हेयर है, फिर एपिडर्मिस है, हाइपोडर्मिस दिया, पेरेन्काइमा दिया, पेरेन्काइमा मतलब कॉर्टिकल लेयर, और इंडोडर्मिस दिया। इंडोडर्मिस के बाद कौन सा लेयर आया? पेरीसाइकिल, ये वाला लेयर आ गया पेरीसाइकिल। पेरीसाइकिल के बाद कौन सा लेयर आया? फ्लोएम एंड जाइलम आया। अब इसी के बीच में बोल रहा है ना कि यहाँ पे प्रेजेंट है एक मेडुलरी रेज का फॉर्मेशन होगा इन बिटवीन। यहाँ पे कैम्बियम, यहाँ पे एक टिश्यू प्रेजेंट है जिसको बोल रहे हैं मेडुलरी रेज, और यहाँ पे इसी तरह से एक लेयर का फिर से फॉर्मेशन होगा जिसको बोल रहे हैं मेडुलरी रेज बोला जा रहा है, ठीक है। यहाँ तक बात, यहाँ पे प्रेजेंट होता है मेडुलरी रेज टाइप का स्ट्रक्चर, ठीक है। बात करते हैं थोड़ा सा आगे। इन बिटवीन द वेस्कुलर बंडल देर आर फ्यू लेयर ऑफ रेडियली प्लेस्ड पेरेन्काइमेटस सेल विच कंस्टिट्यूट द मेडुलरी रेज। मतलब देखो, ये वेस्कुलर बंडल है ना, ये सब क्या है? ये वेस्कुलर बंडल है, ये फ्लोएम है और ये जाइलम है। इनके बीच में यहाँ पे एक टिश्यू प्रेजेंट है जिसको क्या बोल रहे हैं? मेडुलरी रेज बोला जा रहा है। क्या बोला जा रहा है? मेडुलरी रेज बोला जा रहा है, ठीक है। In between the vascular bundle, there are few layer of radially placed parenchymatous cell which constitute the medullary rays. A large number of the vascular bundles are arranged in a ring arrangement. कैसा अरेंजमेंट है? रिंग के फॉर्म में है ना, ये पूरा एक रिंग बन रहा है। तो एग्जाम में याद रखना है कि एग्जाम में पूछा जाएगा रिंग अरेंजमेंट ऑफ वैस्कुलर बंडल आर कैरेक्टरिस्टिक ऑफ, किसका कैरेक्टर है? डाइकॉट स्टेम का है। तो लिखिए यहाँ पे रिंग अरेंजमेंट ऑफ वैस्कुलर बंडल इज आर कैरेक्टरिस्टिक ऑफ डाइकॉट स्टेम। Ring arrangement of vascular bundle are character of dicot stem, or character of dicot stem। डाइकोट स्टेम का वो कैरेक्टर है क्या? कौन सा अरेंजमेंट? रिंग अरेंजमेंट। रिंग अरेंजमेंट ऑफ वैस्कुलर बंडल आर कैरेक्टर ऑफ डाइकोट स्टेम का वो कैरेक्टर है, ठीक है। आगे बात करेंगे। द लास्ट नंबर हो गया यहाँ तक। फिर लिखा हुआ कि आर अरेंज इन रिंग अरेंजमेंट ऑफ वैस्कुलर बंडल आर कैरेक्टरिस्टिक ऑफ डाइकोट स्टेम। ईच वैस्कुलर बंडल इज कॉन्जॉइंट ओपन। यहाँ पे डाइकोट स्टेम कैसा है? कॉन्जॉइंट ओपन। ओपन क्यों है? क्योंकि यहाँ पे कैम्बियम प्रेजेंट है, ठीक है। कॉन्जॉइंट ओपन विथ इंडार्क प्रोटोजाइलम। यहाँ पे लिखा हुआ क्या? इंडार्क प्रोटोजाइलम। अब इंडार्क प्रोटोजाइलम, ठीक है। अब हम लोग आगे बात करते हैं। हम लोग बात कर रहे थे कि अ लार्ज नंबर ऑफ वैस्कुलर बंडल रिंग अरेंजमेंट प्रेजेंट है, किसमें? डाइकोट स्टेम में। रिंग अरेंजमेंट का मतलब इसको बोल रहे हैं रिंग अरेंजमेंट। ये पूरा रिंग में बना हुआ ना, दैट इज इसको बोल रहे हैं रिंग अरेंजमेंट ऑफ वैस्कुलर बंडल। उसके बाद लिखा हुआ है कि रिंग अरेंजमेंट ऑफ वैस्कुलर बंडल आर कैरेक्टरिस्टिक ऑफ डाइकोट स्टेम। ईच वैस्कुलर बंडल इज कॉन्जॉइंट। कैसा है? कॉन्जॉइंट। कॉन्जॉइंट का मतलब कि फ्लोएम ऊपर में रहेगा और नीचे जाइलम रहेगा। इसको हम लोग क्या बोलते हैं? कॉन्जॉइंट वैस्कुलर बंडल। प्लस ओपन। ओपन का मतलब यहाँ पे क्या प्रेजेंट होगा? कैम्बियम प्रेजेंट होगा विथ इंडार्क प्रोटोजाइलम। एक टर्म लिखा हुआ इंडार्क प्रोटोजाइलम, इसीलिए हम यहाँ पे अभी पॉज करके लिख दिए कि इंडार्क का मतलब क्या होता है कि व्हेन प्रोटोजाइलम इज टुवर्ड्स द सेंटर। जब, अच्छा, प्रोटोजाइलम एंड मेटाजाइलम का मतलब क्या लिखवाए थे? जस्ट अभी लिखवाए। कहाँ पे लिखवाए? यहाँ पे। प्रोटोजाइलम का मतलब होता है फर्स्ट फॉर्म प्राइमरी जाइलम। वैसा प्राइमरी जाइलम जो पहले बना हो, जो मतलब स्टार्टिंग में ही बना हो, उसको बोले प्रोटोजाइलम। मेटाजाइलम क्या है? लेटर फॉर्म प्राइमरी जाइलम। वैसा प्राइमरी जाइलम जो बाद में बना हो उसको क्या बोले? मेटाजाइलम। उसके बाद एक टर्म आता है इंडार्क। इंडार्क क्या है? इंडार्क व्हेन प्रोटोजाइलम इज टुवर्ड्स द सेंटर। जब प्रोटोजाइलम सेंटर की तरफ हो और मेटाजाइलम कहाँ पे हो? पेरिफेरी में हो, इस कंडीशन को बोला जाता है इंडार्क। क्या बोला जाता है इस कंडीशन को? इंडार्क। ये कंडीशन कहाँ पाया जाता है? ये स्टेम में पाया जाता है। समझ में आया बात कि व्हेन प्रोटोजाइलम इज टुवर्ड्स द सेंटर, मतलब कि जो वैस्कुलर बंडल है जहाँ पे प्रोटोजाइलम कहाँ पे हो? सेंटर में हो, एंड मेटाजाइलम कहाँ पे हो? पेरिफेरी में हो। प्रोटोजाइलम एंड मेटाजाइलम के बीच में डिफरेंस तो पता है। वैसा प्रोटोजाइलम, वैसा प्राइमरी जाइलम जो पहले बना हो उसको क्या बोले? प्रोटोजाइलम। वैसा प्राइमरी जाइलम जो बाद में बना हो उसको क्या बोले? मेटाजाइलम बोले। अब इंडार्क क्या हुआ? वैसा जब प्रोटोजाइलम सेंटर की तरफ हो और मेटाजाइलम पेरिफेरी की तरफ हो, उसको हम लोग क्या बोल देते हैं? इंडार्क बोलते हैं। और ये कंडीशन कहाँ पाया जाता है? ये स्टेम में पाया जाता है। A large number of
rounded parenchymatous cell with large intercellular space which occupies the central portion of the stem is called pith। और इसी को सेंटर वाले पोजीशन को क्या बोल रहे हैं, पिथ बोला जा रहा है। यहाँ पे देखिए ये लिखा हुआ पिथ है ना। चलिए अब आगे बात करते हैं हम लोग नेक्स्ट, डैट इज मोनोकॉट स्टेम के बारे में बात होगा, है ना। मोनोकॉट स्टेम ये बहुत आसान है। मोनोकॉट स्टेम सेम टू सेम है बट थोड़ा बड़ा डिफरेंस होगा। दी मोनोकॉट स्टेम हैज़ अ स्क्लेरेंकाइमेटस हाइपोडर्मिस। यहाँ पे हाइपोडर्मिस किसका बना है, स्क्लेरेंकाइमा का। यहाँ पे हाइपोडर्मिस किसका बना होगा, यहाँ पे हम लोग देखें ना अभी, हाँ यहाँ पे देखिए हाइपोडर्मिस यहाँ किसका बना है, कोलेनकाइमा का। किसका बना है, कोलेनकाइमा का। यहाँ पे हाइपोडर्मिस किसका बना है, स्क्लेरेंकाइमा का। तो यहाँ पे साइड में लिखना, यहाँ पे लिख दीजिएगा हाइपोडर्मिस, हाइपोडर्मिस यहाँ पे लिखिए मेड ऑफ स्क्लेरेंकाइमा, मेड ऑफ। और डाइकोट वाले में किससे बना था, डाइकोट वाले में बना था कोलेनकाइमा से बना। देखिए यहाँ लिखे है ना कि हाइपोडर्मिस मेड ऑफ कोलेनकाइमा, किसके बारे में था, ये डाइकोट के बारे में था। अब मोनोकॉट में हाइपोडर्मिस किससे बना है, मोनोकॉट में हाइपोडर्मिस बना है स्क्लेरेंकाइमा से। अ लार्ज नंबर ऑफ स्कैटर्ड वेस्कुलर बंडल इच सराउंडेड बाय स्क्लेरेंकाइमेटस बंडल शीथ। देखिए ये डायग्राम कि ये है तुम्हारा मोनोकॉट स्टेम। अब इसमें देखो बहुत सारा वेस्कुलर बंडल है, स्कैटर्ड है, पूरा बिखरा हुआ है। ये जो है ना, ये पूरा देखो इस तरह से ये पूरा बिखरा हुआ है यहाँ पे, इस वेस्कुलर बंडल यहाँ पे बिखरा हुआ है। और इसी को बोल रहे हैं क्या, अ लार्ज नंबर ऑफ स्कैटर्ड वेस्कुलर बंडल each surrounded by sclerenchymatous bundle sheath and a large conspicuous parenchymatous ground tissue। जैसे देखो ये जो ग्रीन वाला है ये पूरा ग्राउंड टिश्यू है, पेरेनकाइमा का बना है। और उसके बाहर में सराउंडिंग है किसका, स्क्लेरेंकाइमा का सराउंडिंग है। क्या लिखा हुआ है, ईच सराउंडेड बाय स्क्लेरेंकाइमेटस बंडल शीथ। स्क्लेरेंकाइमेटा का बंडल शीथ बना हुआ है एंड अ लार्ज कॉन्स्पिक्यूशियस पेरेनकाइमेटस ग्राउंड टिश्यू है। वेस्कुलर बंडल आर कॉन्जॉइंट क्लोज्ड। यहाँ पे कैसा वेस्कुलर बंडल है, कॉन्जॉइंट क्लोज्ड, क्योंकि ये कौन सा डाइकोट स्टेम पढ़ रहे हैं, मोनोकॉट पढ़ रहे हैं। और मोनोकॉट में कैम्बियम प्रेजेंट नहीं होता है, इसीलिए इसको क्या बोल रहे हैं, कॉन्जॉइंट क्लोज्ड बोला जा रहा है। पेरिफेरल वेस्कुलर बंडल्स आर जनरली स्मॉलर। देखिए यहाँ पे वैसा वेस्कुलर बंडल जो साइड में लगा हुआ क्या है, साइज इसका छोटा है, देखो इसका साइज। लेकिन यहाँ वाले साइज का क्या है, ये साइज बड़ा है। ये साइड जितना दूर पेरिफेरी में जा रहे हैं इसका साइज छोटा होता जा रहा है, और जैसे सेंटर की तरफ जा रहे हैं इसका साइज जो है सो बड़ा हो रहा है। तो याद रखना है कि मोनोकॉट स्टेम में पेरिफेरल वेस्कुलर बंडल कैसा होता है, छोटा होता है, और सेंटर वाला वेस्कुलर बंडल कैसा होता है, बड़ा होता है। ठीक है, बात करते हैं थोड़ा सा आगे। Peripheral vascular bundles are generally smaller than the centrally located one. The phloem parenchyma is absent. यहाँ पे phloem parenchyma क्या है, absent है। And water containing cavities are present within the vascular bundle। इसको लिख लो यहीं पे कहीं पे, ये एग्जाम में पूछा हुआ है कि मोनोकॉट स्टेम में phloem parenchyma absent है। phloem parenchyma is absent। तो यहाँ पे लिखिए, यहाँ पे लिख लीजिए इन मोनोकॉट स्टेम, इन मोनोकॉट स्टेम phloem parenchyma, phloem parenchyma is absent। मोनोकॉट स्टेम में phloem parenchyma क्या है, absent है। ठीक है, वाटर कंटेनिंग कैविटीज आर प्रेजेंट विद इन द वास्कुलर बंडल। वाटर कंटेनिंग कैविटी प्रेजेंट है वास्कुलर बंडल के अंदर में। ठीक है, अब बात करते हैं हम लोग लीफ के बारे में। ठीक है, तो यहाँ तक क्लियर हुआ डाइकोट एंड मोनोकॉट स्टेम के बारे में। क्या क्या क्लियर हुआ, एक बार रिवीजन कर लेते हैं अच्छे से। डाइकोट स्टेम के बारे में हम लोग क्या बात किए कि डाइकोट स्टेम का आउटर मोस्ट लेयर कौन सा है, एपिडर्मिस है। ठीक है, अब उसके बाद हम लोग बात करेंगे कि उसके बाहर में ट्राइकोम्स भी प्रेजेंट हो सकता है और स्टोमाटा भी प्रेजेंट हो सकता है उस एपिडर्मिस में। अब एपिडर्मिस के अंदर आता है कॉर्टेक्स। कॉर्टेक्स यहाँ पे 3 जोन में डिवाइडेड है। पहला जोन को बोले हाइपोडर्मिस। हाइपोडर्मिस यहाँ किससे बना है, कोलेनकाइमा से बना है। सेकंड जोन को बोले हम लोग कॉर्टिकल। कॉर्टिकल किससे बना है, पेरेनकाइमा से बना है। और लास्ट इनर मोस्ट लेयर को बोले, इनर मोस्ट लेयर में जो स्टार्च ग्रेन प्रेजेंट है इसीलिए इसको क्या बोल दिए, स्टार्च शीथ बोल दिए। ठीक है, यहाँ तक बात। उसके बाद हम लोग क्या बात किए, उसके बाद बात किए कि यहाँ पे डाइकोट स्टेम में पेरिसाइकिल किसका बना हुआ है, स्क्लेरेंकाइमा का बना हुआ है पेरिसाइकिल। उसके बाद डाइकोट स्टेम में जो वेस्कुलर बंडल है कैसा अरेंज है, रिंग में अरेंज है। किस तरह से अरेंजमेंट है, रिंग में अरेंजमेंट है। रिंग अरेंजमेंट ऑफ वेस्कुलर बंडल आर कैरेक्टरिस्टिक ऑफ डाइकोट स्टेम। डाइकोट स्टेम का रिंग अरेंजमेंट क्या है, कैरेक्टर है उसका। ठीक है, अब बात करेंगे आगे।
आगे हम लोग कुछ बात किए कि यहाँ पे डाइकोट स्टेम कैसा होता है, कॉन्जॉइंट ओपन होता है, क्योंकि यहाँ पे कैम्बियम प्रेजेंट है। कैम्बियम क्या है यहाँ पे, प्रेजेंट है। ठीक है, यही सब है। उसके बाद आते मोनोकॉट स्टेम में। ये याद रखना है कि मोनोकॉट स्टेम में हाइपोडर्मिस किसका बना है, स्क्लेरेंकाइमा का, और डाइकोट स्टेम में हाइपोडर्मिस किसका बना है, कोलेनकाइमा का। ठीक है यहाँ तक बात। उसके बाद दूसरा बात, मोनोकॉट स्टेम में वैस्कुलर बंडल का अरेंजमेंट कैसा है, पूरा स्कैटर्ड है। देखो यहाँ पे ये पूरा स्कैटर्ड वैस्कुलर बंडल है। और यहाँ पे एक बात और याद रखना है कि वैस्कुलर बंडल जो पेरिफेरल में रहेगा, जो साइड में है, वो कैसा है, स्मॉल है, और सेंट्रली लोकेटेड वो बड़ा है। ठीक है यहाँ तक बात। उसके बाद यहाँ पे मोनोकॉट स्टेम में और क्या बात याद रख सकते हैं, ये कॉन्जॉइंट क्लोज्ड होगा, क्योंकि यहाँ पे कैम्बियम प्रेजेंट नहीं है, इसीलिए इसको क्या बोल रहे हैं, कॉन्जॉइंट क्लोज्ड बोल रहे हैं। ठीक है यहाँ तक। और एक बात और बात कि यहाँ पे मोनोकॉट स्टेम में फ्लोएम पैरेन्काइमा जो है सो एब्सेंट है। अब हमारे पास सिर्फ दो टॉपिक बचा है, डाइकॉट लीफ एंड मोनोकॉट लीफ। उसके बाद ये चैप्टर फिनिश हो जाएगा। तो डाइकॉट लीफ एंड मोनोकॉट लीफ कर ही लेते हैं। ठीक है, मतलब 15 मिनट और लगेगा। चलिए शुरू किया जाए। Dicot leaf, dorsiventral leaf. The vertical section of a dicot leaf through the lamina shows three main parts, namely epidermis, mesophyll and vascular system. बोल रहा है कि the vertical section of a dicot leaf through the lamina. Lamina किसको बोलते हैं, लेमिना इसको बोलते हैं। जैसे मान लो इसको बोला जाता है लेमिना, इसको बोलते हैं लेमिना। क्या बोलते हैं इसको, लेमिना बोलते हैं। मॉर्फोलॉजी चैप्टर में इसके बारे में पढ़ना है ना, तो इसको लेमिना बोला जाता है। अब बात करते हैं थोड़ा सा आगे। क्या लिखा हुआ, द वर्टिकल सेक्शन ऑफ अ डॉर्सी वेंट्रल लीफ थ्रू द लेमिना सोज थ्री मेन पार्ट, नेमली एपिडर्मिस है, मेसोफिल है एंड वैस्कुलर सिस्टम है। द एपिडर्मिस विच कवर्स बोथ द अपर सरफेस, वैसा एपिडर्मिस जो कवर कर रहा हो अपर सरफेस को, उसको बोले एडेक्सियल एपिडर्मिस। जैसे मान लेते हैं ये लीफ है, ठीक है, ये लीफ का लेमिना है, तो वैसा एपिडर्मिस जो ऊपर वाले सरफेस पे रहेगा, जो ऊपर में रहेगा, उसको हम लोग कौन सा एपिडर्मिस बोलेंगे, एडेक्सियल एपिडर्मिस। क्या बोलेंगे, एडेक्सियल एपिडर्मिस। और ये लीफ है, इसके नीचे वाले बात करेंगे, नीचे वाले में जो एपिडर्मिस है उसको बोलेंगे एबेक्सियल एपिडर्मिस। क्या बोलेंगे, अपर सरफेस उसको बोले एडेक्सियल एपिडर्मिस, एंड द लोअर सरफेस इसको बोले एबेक्सियल एपिडर्मिस। क्या बोले, एबेक्सियल एपिडर्मिस, क्योंकि बेस में है। ऑफ द लीफ हैज अ एबेक्सियल एपिडर्मिस ऑफ द लीफ हैज अ कॉन्स्पिक्यूशियस क्यूटिकल, और उस सरफेस पे क्या प्रेजेंट है, क्यूटिकल भी प्रेजेंट है। द एबेक्सियल एपिडर्मिस जनरली बियर मोर स्टोमाटा, किसमें ज़्यादा स्टोमाटा प्रेजेंट है, बेस वाले में, नीचे वाले में। एबेक्सियल एपिडर्मिस जनरली बियर मोर स्टोमाटा देन द एडेक्सियल एपिडर्मिस। ठीक है, यहाँ तक याद रखना है इसको। डाइकॉट लीफ में एबेक्सियल एपिडर्मिस में ज़्यादा स्टोमाटा प्रेजेंट है एज कम्पेयर टू एडेक्सियल। एडेक्सियल एबेक्सियल मतलब समझ रहे हो ना बात को। एक बार फिर से हम बात कर लेते हैं इसके, अच्छा से बात करते हैं इसके बारे में। जैसे कि ये लीफ है, ठीक है, ये लीफ है, तो लीफ में जो ऊपर वाला सरफेस पे जो एपिडर्मिस प्रेजेंट होगा ना, इसको हम लोग बोले एडेक्सियल। ठीक है, और नीचे वाले सरफेस को बोले हम लोग, जो एपिडर्मिस प्रेजेंट होगा उसको बोले एबेक्सियल। ठीक है यहाँ तक बात। अब बोल रहा है कि जो एबेक्सियल सरफेस पे स्टोमाटा जो है ना, स्टोमाटा वो ज़्यादा है एज कम्पेयर टू एडेक्सियल। एडेक्सियल पे स्टोमाटा कम है और एबेक्सियल में स्टोमाटा ज़्यादा है। ठीक है, ठीक है, अब बात करते हैं आगे। द एबेक्सियल एपिडर्मिस जनरली बियर मोर स्टोमाटा देन द एडेक्सियल एपिडर्मिस। द लेटर में इवन लैक अ स्टोमाटा, मतलब किसके बारे में बोल रहा है कि एडेक्सियल के पास स्टोमाटा नहीं भी हो सकता है, ऐसा बात कर रहा है कि एबेक्सियल में स्टोमाटा ज़्यादा है एडेक्सियल के कंपेयर में। अब बोल रहा है कि द लेटर मतलब एडेक्सियल में इवन लैक स्टोमाटा, और एडेक्सियल में स्टोमाटा नहीं भी हो सकता है। ठीक है, द टिश्यू बिटवीन द अपर एंड द लोअर एपिडर्मिस इज कॉल्ड मेसोफिल, मतलब कि ऊपर वाला एपिडर्मिस और नीचे वाले एपिडर्मिस के बीच में जो टिश्यू प्रेजेंट है उसको क्या बोल रहे हैं, मेसोफिल बोला जा रहा है। द टिश्यू बिटवीन द अपर एंड द लोअर एपिडर्मिस इज कॉल्ड मेसोफिल। मेसोफिल विच पॉजेज क्लोरोप्लास्ट, मेसोफिल में क्या प्रेजेंट है, क्लोरोप्लास्ट प्रेजेंट है मेसोफिल में। मेसोफिल which possesses chloroplast and carry out photosynthesis is made up of parenchyma। मेसोफिल किससे बना है, पैरेनकाइमा से बना है। हैज़ टू टाइप ऑफ सेल, और यहाँ पे मेसोफिल में दो तरह का सेल है, टू टाइप ऑफ सेल, एक को बोले पैलिसेड पैरेनकाइमा और एक को बोले स्पॉन्जी पैरेनकाइमा। द एडेक्सियली प्लेस्ड पैलिसेड पैरेनकाइमा इज मेड अप ऑफ इलोंगेटेड सेल विच आर अरेंज्ड। अच्छा इसको देखते हैं थोड़ा सा, एक मिनट, इसको पहले मिटा लेते हैं। यहाँ से इम्पॉर्टेंट शुरू हो रहा है लीफ के बारे में, आगे बात करते हैं। आगे क्या है ना, एक बार डाइकोट लीफ फिर से हम लोग पढ़ेंगे। द वर्टिकल सेक्शन ऑफ द
वर्टिकल सेक्शन ऑफ डॉर्सीवेंट्रल लीफ थ्रू द लेमिना शोज 3 मेन पार्ट, नेमली एपिडर्मिस, मेसोफिल एंड वैस्कुलर सिस्टम। जब हम लोग एक लीफ को वर्टिकली देखेंगे, इसको ऑब्जर्व करेंगे तो हमको 3 पार्ट दिखेगा। एक पार्ट हो गया एपिडर्मिस, बीच में रहता है मेसोफिल और उसके बाद वैस्कुलर सिस्टम। द एपिडर्मिस विच कवर बोथ द अपर सरफेस, जैसे कि मान लो ये लीफ है, तो ये लीफ में ऊपर वाला सरफेस ये हो गया, ये नीचे वाला सरफेस हो गया। ऊपर वाले एपिडर्मिस को बोला जाता है एडेक्सल एपिडर्मिस। क्या बोला जाता है ऊपर वाले को? एडेक्सल एपिडर्मिस। नीचे वाले एपिडर्मिस को बोला जाता है एबेक्सल एपिडर्मिस, ठीक है। और उनके बीच में ये जो गैप प्रेजेंट है और यहाँ पे जो टिश्यू प्रेजेंट है, इसको बोलते हैं मेसोफिल सेल। क्या बोलते हैं? मेसोफिल सेल बोला जाता है। क्या लिखा हुआ? द लोअर एबेक्सल एपिडर्मिस ऑफ द लीफ कंस्पिकुअस क्यूटिकल प्रेजेंट है। द एबेक्सल एपिडर्मिस इज जनरली, क्या लिखा हुआ कि epidermis which cover both the upper surface adexal and the lower surface abaxial of the leaf has a conspicuous cuticle। वहाँ पे क्या प्रेजेंट है? क्यूटिकल प्रेजेंट है। द abaxial epidermis is generally bear more stomata। कहाँ पे ज़्यादा स्टोमाटा प्रेजेंट है? इस बेस वाले में ज़्यादा स्टोमाटा प्रेजेंट है। देन दी एडेक्सल, ऊपर में स्टोमाटा कम प्रेजेंट है, बट ऐसा भी हो सकता है कि स्टोमाटा नहीं भी हो सकता है कहीं कहीं पे किसी किसी लीफ में। एडेक्सियल एपिडर्मिस में, एबेक्सियल एपिडर्मिस जनरली बियर मोर स्टोमाटा देन द एडेक्सियल एपिडर्मिस, द लेटर में इवन लैक स्टोमाटा। मतलब कि एडेक्सियल एपिडर्मिस में स्टोमाटा नहीं भी हो सकता है कहीं कहीं पर, ठीक है। लेटर में इवन लैक द स्टोमाटा। बात करते आगे, द टिश्यू बिटवीन द अपर एंड द लोअर एपिडर्मिस इज कॉल्ड मेसोफिल। तो इसके बीच में अपर एपिडर्मिस एंड लोअर एपिडर्मिस के बीच में जो टिश्यू प्रेजेंट है उसका नाम क्या है? मेसोफिल टिश्यू नाम है उसका। मेसोफिल विच पोजेस क्लोरोप्लास्ट, और मेसोफिल में क्या प्रेजेंट है? क्लोरोप्लास्ट है। एंड कैरी आउट फोटोसिंथेसिस, मेसोफिल क्या कैरी आउट करता है? फोटोसिंथेसिस को कैरी आउट करता है। इज मेड अप ऑफ पैरेन्काइमा। मेसोफिल किससे बना हुआ है? पैरेन्काइमा से बना हुआ है। इट हैज़ 2 टाइप ऑफ सेल। इस मेसोफिल में 2 तरह का सेल है। ऊपर वाले को बोले पैलिसेड मेसोफिल। इस मेसोफिल में 2 तरह का सेल है। ऊपर वाले मेसोफिल को क्या बोले? पैलिसेड मेसोफिल, और नीचे वाले को बोले स्पॉन्जी मेसोफिल। जो पैलिसेड मेसोफिल है वो पैरेलली अरेंज है। देखो इस तरह से पैरेलली अरेंज है ना, इस तरह से पैरेलली अरेंज्ड है एक दूसरे के बगल में, तो इसको बोल देते हैं पैलिसेड मेसोफिल। और नीचे वाला को बोलते हैं स्पॉन्जी मेसोफिल, जो स्पॉन्जी टाइप का है। बीच में एयर कैविटीज भी प्रेजेंट है, यहाँ पे बीच बीच में गैप है, इसको बोल रहे हैं एयर कैविटीज बोला जा रहा है। क्या लिखा हुआ कि मेसोफिल पोजेस क्लोरोप्लास्ट एंड कैरी आउट फोटोसिंथेसिस, इज मेड अप ऑफ पैरेन्काइमा। इट हैज़ 2 टाइप ऑफ सेल। कितना तरह का सेल है मेसोफिल में? 2 तरह का सेल। एक सेल को बोले पैलिसेड मेसोफिल, एक सेल को बोले स्पॉन्जी मेसोफिल, ठीक है। Palisade and the spongy parenchyma. The adexally placed palisade parenchyma is made up of elongated cell। मतलब इसके बारे में बोल रहा है। adexally placed है ना, ऊपर रखा हुआ, तो ये elongated है and parallelly placed है। elongated and parallelly placed which are arranged vertical and parallel to each other। The oval or the round and loosely arranged spongy parenchyma is situated below the palisade cell and extend to the lower epidermis। अब इसके बारे में बोल रहा है, स्पॉन्जी के बारे में बोल रहा है कि स्पॉन्जी प्रेजेंट कहाँ पे है? पैलिसेड के नीचे प्रेजेंट है स्पॉन्जी, और बीच बीच में एयर कैविटी भी प्रेजेंट है यहाँ पे, ठीक है। आगे बात करते हैं। देयर आर न्यूमरस लार्ज स्पेस एंड द एयर कैविटीज बिटवीन दिस सेल। इन सेल के बीच में बहुत सारा स्पेस भी प्रेजेंट है। देखो यहाँ पे स्पेस दिख रहा है ना, एयर कैविटीज दिख रहा है, तो इसी के बारे में बात किया जा रहा है। फिर लिखा हुआ वैस्कुलर सिस्टम इंक्लूड वैस्कुलर बंडल विच कैन बी सीन इन द वेन एंड मिड रिब। जैसे कि ये लीफ है ना, लीफ में इसको बोलते हैं मिड रिब बोला जाता है, और ये हो गया वेन्स वगैरह, तो इसी के बारे में बोल रहा है कि द वैस्कुलर सिस्टम इंक्लूड वैस्कुलर बंडल विच कैन बी सीन इन द वेन। हम लोग उसको कहाँ पे देख सकते हैं? ये जो वेन्स एंड मिडरिब्स वगैरह है वो क्या है? वैस्कुलर बंडल को ही रिप्रेजेंट कर रहा है। विच कैन बी सीन इन द वेन एंड मिडरिब। द साइज ऑफ द वैस्कुलर बंडल आर डिपेंडेंट ऑन द साइज ऑफ द वेन। कि वेन का कितना साइज है वही बताएगा कि इसके वैस्कुलर बंडल का साइज कितना है। द वेन्स वेरी इन थिकनेस इन द रेटिकुलेट वेनेशन। ये कौन सा वेनेशन हो गया? रेटिकुलेट वेनेशन हो गया। जैसे कि रेटिकुलेट वेनेशन क्या होता है? जैसे कि मान लो ये लीफ है, ये तुम्हारा मिड रिब हो गया, इस तरह से ये वेन्स वगैरह प्रेजेंट है, तो इस तरह के वेनेशन को रेटिकुलेट वेनेशन बोला जाता है। एक लीफ है, ये मिड रिब हो गया, अब इस तरह से वेन रहेगा, तो इसको क्या, कौन सा वेनेशन बोलते हैं? पैरेलल वेनेशन बोलते हैं। इसको कौन सा वेनेशन बोलते हैं? पैरेलल वेनेशन बोला जाता है। पैरेलल वेनेशन किस में पाया जाता है? मोनोकॉट में पाया जाता है। और रेटिकुलेट वेनेशन किस में पाया जाता है? एंड डाइकोट में पाया जाता है, ठीक है, डाइकोट में पाया जाता है, ठीक है। आगे क्या लिखा हुआ? वेन वेरी इन थिकनेस इन द रेटिकुलर वेनेशन ऑफ द डाइकोट लीफ। मतलब कि बोल रहा है कि जो वेन्स का तो थिकनेस है वो वेरी करेगा। यहाँ पे ये बेस वाले रीजन पे थोड़ा मोटा रहता है, जैसे जैसे नीचे जाता है वो पतला होते जाता है,
तो यहाँ पे वेन जो है सो वैरी करता है थिकनेस में, लेकिन रेटिकुलेट वेनेशन में वेन्स वैरी नहीं करता है। जैसे जितना साइज का यहाँ से शुरू हुआ उतना ही साइज का लास्ट तक जाता है। जैसे कि बनाना लीफ देखे हो ना, बनाना लीफ देखे हो, तो उसी तरह से होता है। इसको बोलते हैं पैरेलल वेनेशन। पैरेलल वेनेशन कहाँ पे पाया जाता है? मोनोकॉट में पाया जाता है। रेटिकुलेट वेनेशन कहाँ पाया जाता है? डाइकॉट में पाया जाता है। ठीक है। Means vary thickness in the reticular venation in the dicot leaf. The vascular bundles are surrounded by, vascular bundle जो है वो surrounded है layer of thick walled bundle sheath cell। देखो यहाँ पे डायग्राम यहाँ दिया हुआ है। ये जो vascular bundle xylem and phloem, ये xylem and phloem है, ये बाहर का सराउंडिंग को क्या बोल रहे हैं? बंडल शीथ। ये बाहर एक लेयर बना हुआ है, इसी लेयर को बोल रहे हैं बंडल शीथ सेल, जो सराउंडिंग किसको कर रहा है? xylem and phloem को सराउंड कर रहा है। उस सेल का नाम क्या है? बंडल शीथ सेल नाम है। ठीक है यहाँ तक। अब बात करते हैं आगे। ये हमारा हो गया डाइकोट लीफ। अब लास्ट टॉपिक पे आ गए हम लोग मोनोकॉट लीफ पे। थिक वॉल्ड बंडुक एट द फिगर, ये फिगर दिया हुआ उसी के बारे में बात कर रहे हैं। अब आते हैं हम लोग मोनोकॉट लीफ के बारे में बात करते हैं। द एनाटॉमी ऑफ आइसोबाइलेटरल लीफ इज सिमिलर टू दैट ऑफ द डॉर्सिवेंट्रल लीफ। जैसा डाइकोट लीफ है वैसा ही मोनोकॉट लीफ है। इट शोज द फॉलोइंग कैरेक्टरिस्टिक डिफरेंस, बट कुछ कुछ डिफरेंस है। इन एन आइसोबाइलेटरल लीफ द स्टोमाटा आर प्रेजेंट ऑन बोथ द सर्फेस। स्टोमाटा यहाँ पे कहाँ कहाँ प्रेजेंट है? दोनों सरफेस। आइसोबाइलेटरल लीफ स्टोमाटा आर प्रेजेंट ऑन बोथ द सरफेस ऑफ एपिडर्मिस। लेकिन वहाँ पे कहाँ प्रेजेंट था? वहाँ पे बोला कि ज़्यादा स्टोमाटा प्रेजेंट है ए बेक्सियल सरफेस पे, और कहीं कहीं ए थोड़ा सा प्रेजेंट होगा ए डेक्सल में, बट कहीं कहीं पे ए डेक्सल में स्टोमाटा नहीं भी प्रेजेंट हो सकता है। लेकिन यहाँ पे क्या बोला कि स्टोमाटा आर प्रेजेंट ऑन बोथ द सरफेस। स्टोमाटा कहाँ पे प्रेजेंट है? दोनों ही सरफेस पे प्रेजेंट है ऑफ द एपिडर्मिस, एंड द मेसोफिल इज नॉट डिफरेंशिएटेड इनटू पैलिसेड एंड द स्पॉन्जी पैरेन्काइमा। यहाँ पे देखो, यहाँ पे क्या बोले कि मेसोफिल डिफरेंशिएट हो गया दो पार्ट में। एक पार्ट को बोले पैलिसेड मेसोफिल और एक पार्ट को बोले स्पॉन्जी मेसोफिल। लेकिन यहाँ पे मेसोफिल जो है सो डिफरेंशिएट नहीं हुआ है। यहाँ पे क्या लिखा हुआ? स्टोमाटा इज प्रेजेंट ऑन बोथ द सरफेस एंड द मेसोफिल इज नॉट डिफरेंशिएटेड इनटू पैलिसेड एंड द स्पॉन्जी पैरेन्काइमा। यहाँ पे मेसोफिल डिफरेंशिएट नहीं हुआ, लेकिन डाइकोट लीफ में क्या हुआ था? मेसोफिल डिफरेंशिएट हो गया था पैलिसेड एंड स्पॉन्जी पैरेन्काइमा में। अब आगे बात करें। इन ग्रासेस सर्टेन एडेक्सल एपिडर्मल सेल along the vein modify themselves into large empty colorless cell। ये याद रखना है कि ग्रास में कुछ एडेक्सल एपिडर्मिस, जो ऊपर वाला एपिडर्मिस होगा, एडेक्सल एपिडर्मिस सेल्स along the vein, वेन के along अपने आप को क्या कर लेता है? मॉडिफाई कर लेता है into large empty colorless cell। These are called बुलीफॉर्म सेल। इस सेल को हम लोग क्या बोलते हैं? बुलीफॉर्म सेल। अगर इसका डायग्रामेटिकली हम लोग देखना चाहें तो क्या देख सकते हैं, सो देख लेते हैं एक बार। कहाँ पे बना रहे इसको? अच्छा देखिए यहाँ पे बनाते हैं। जैसे मान लो ये लीफ है, ठीक है। अब इसमें बोल रहा है ना कि एडेक्सल एपिडर्मिस, जो ऊपर वाला एपिडर्मिस होगा वहाँ पे क्या करेगा? यहाँ पे इन ग्रासेस सर्टेन एडेक्सल एपिडर्मल सेल अब वेन के अलॉन्ग, जैसे मान लो ये वेन प्रेजेंट है, वेन के अलॉन्ग अपने आप को क्या करेगा? मॉडिफाई कर लेगा। कैसा कर लेगा? लार्ज कर लेगा, इम्पटिक कर लेगा, कलरलेस कर लेगा, और उस सेल का नाम क्या पड़ेगा? बुलीफॉर्म सेल नाम पड़ेगा। क्या नाम पड़ेगा उसका? बुलीफॉर्म सेल। व्हेन द बुलीफॉर्म सेल इन द लीफ हैव एब्जॉर्ब, अब यही बुलीफॉर्म सेल अगर पानी को एब्जॉर्ब कर लेगा एंड टारगेट द लीफ इज सरफेस इज एक्सपोज, मतलब कि जैसे कि मान लो क्या हुआ, कैसे इसको समझाएं डायग्राम। अच्छा रुकिए, ये है लीफ, ठीक है। अब इस तरह से ये वेन्स प्रेजेंट है इसमें, इस तरह से इसका वेन प्रेजेंट है। तो इसमें बोला कि एडेक्सल एपिडर्मिस का वेन जो है वो मॉडिफाई कर लेगा, अपने आप को कैसा बना लेगा? लार्ज बना लेगा, कलरलेस बना लेगा और इम्पटी कर लेगा, मतलब अंदर से पूरा खाली कर लेगा। तो होगा क्या? जब पानी पड़ेगा ना तो वाटर को ये एब्जॉर्ब करेगा, और वाटर को एब्जॉर्ब करने के बाद ये पूरा टर्गिड हो जाएगा, पूरा टाइट हो जाएगा, पूरा ओपन हो जाएगा लीफ, ठीक है। दीज आर बुलीफॉर्म सेल हैव लीव्स एब्जॉर्ब वाटर एंड आर टर्गिड। क्या बोला? टर्गिड हो जाएगा। लीफ सरफेस इज एक्सपोज्ड, अब लीफ सरफेस पूरा खुल जाएगा पानी को एब्जॉर्ब करने से। व्हेन दे आर फ्लैसिड, अब जैसे पानी का कमी हो गया, पानी नहीं है तो सारा पानी यहाँ से बाहर ट्रांसपिरेशन हो जाएगा। फ्लैसिड ड्यू टू वाटर स्ट्रेस दे द लीव्स में कर्ल इनवर्ड, जैसे कि पानी यहाँ से इवापोरेट कर गया तो लीफ क्या हो जाएगा? लीफ मुरझा जाएगा। इस तरह से लीफ पूरा मुरझा जाएगा, ठीक है। लीफ में कर्ल इनवर्ड एंड मिनिमाइज दी वाटर लॉस, और वाटर लॉस को क्या करेगा? वो मिनिमाइज करेगा। द पैरेलल वेनेशन इन मोनोकॉट लीफ इज रिफ्लेक्टेड इन नियर द सिमिलर साइज ऑफ द वेस्कुलर बंडल एक्सेप्ट इन द मेन वेन्स एज सीन इन द वर्टिकल सेक्शन ऑफ द लीफ। तो ये जनरली क्या बोल रहा है कि पैरेलल वेनेशन इन मोनोकॉट लीफ में क्या प्रेजेंट है? पैरेलल वेनेशन प्रेजेंट है। इज रिफ्लेक्टेड इन नियर सिमिलर साइज ऑफ वेस्कुलर बंडल, तो वेस्कुलर बंडल का जो साइज है वो क्या है? सिमिलर साइज है, एक्सेप्ट मेन वेन,
सिर्फ मेन वेन को छोड़ करके, ये जो मेन वेन है इसको छोड़ करके एस इन द वर्टिकल सेक्शन। तो यही जानना है कि पैरेलल वेनेशन में जो वेन्स का साइज है वो सेम है एक्सेप्ट इस मेन वेन को छोड़ करके। तो ये हमारा कंप्लीट हुआ कौन सा चैप्टर, एनाटॉमी ऑफ फ्लावरिंग प्लांट। अब देखिए करना क्या है, जितना भी चीज़ हम लोग लिखे हैं ना उसको साइड में लिख लीजिएगा। उसके बाद नेक्स्ट एक बार आपको फिर से रीडिंग करना पड़ेगा, जो जो पॉइंट हम लिखे हैं उसको एक बार फिर से रीडिंग करिएगा तो एक तरह से याद हो जाएगा सारा पॉइंट। उसके बाद जाके क्वेश्चन कर लीजिएगा, कुछ PYQ कर लीजिएगा तो चैप्टर रेडी हो गया, ठीक है। और इसके बाहर से कुछ भी नहीं आएगा एनाटॉमी में, क्योंकि बहुत सारा चीज़ डिलीट हो गया तो वो सब अब आ नहीं सकता है। चलिए अब देखिए ये इसका डायग्राम दिया हुआ है, मोनोकॉट लीफ का ये डायग्राम दिया हुआ है। ये हो गया ए डेक्सल एपिडर्मिस, ऊपर वाला एपिडर्मिस। ये हो गया ए बेक्सल एपिडर्मिस। इसके पास यहाँ स्टोमाटा प्रेजेंट है, सब स्टोमाटल कैविटी प्रेजेंट है, यहाँ मेजोफिल है और यहाँ जाइलम प्रेजेंट है, ठीक है। तो हम लोग फिनिश करते हैं, नेक्स्ट हम लोग करेंगे मॉर्फोलॉजी ऑफ फ्लावरिंग प्लांट।